हम लोग शुरू कर रहे हैं 1 जुलाई का न्यूज़पेपर। ठीक है, इसके अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज हैं आज के न्यूज़पेपर, वो तो देखेंगे ही, साथ में कुछ चीजें देखेंगे जो न्यूज़पेपर में नहीं भी है। ठीक है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रोजेक्ट ब्रह्मंक। प्रोजेक्ट ब्रह्मंक किस लिए? ब्रह्मंक से ही पता चल रहा है कहाँ के लिए? ब्रह्मपुत्रा नदी के लिए। तो ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश के लिए है प्रोजेक्ट ब्रह्मंक। ब्रह्मंक कौन चलाता है प्रोजेक्ट? BRO, आप लोगों ने सुना होगा। BRO क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इंडिया के बॉर्डर्स के ऊपर जो रोड बनती है ना, उनको बनाने का काम करता है BRO। ठीक है, तो उसी का एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट ब्रह्मंक। ठीक है, प्रोजेक्ट ब्रह्मंक BRO चलाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। मिनिस्ट्री कौन सी आती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आती है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड और हाईवे वाली नहीं आएगी यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आएगी, क्योंकि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बॉर्डर के ऊपर, जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, ये डिफेंस पर्सपेक्टिव से, स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जी गुड इवनिंग केसा जी। हम लोग बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट ब्रह्मंक की, जो BRO का है, अरुणाचल प्रदेश में चलता है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं कि 29 जून 2026 यानी कि परसों इन्होंने क्या मनाया? अपना 16वां रेजिंग डे बनाया। 16th रेजिंग डे। तो 15 साल इनको सर्विस करते हुए हो गए अरुणाचल प्रदेश में। 15 साल पुराना प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर 811 किलोमीटर रोड और 86 ब्रिजेस इसके अंदर कंस्ट्रक्ट किए जा चुके हैं। 86 ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट किए जा चुके हैं, जिसमें कि इंपॉर्टेंट ब्रिज है एक 100 मीटर का स्टील आर्च ब्रिज है, जो कहां पर बना है? सियोम नाला पे। सियोम नाला। और 165 PSC ब्रिज है। PSC ब्रिज क्या होता है? प्री स्ट्रेच कंक्रीट ब्रिज होता है। वो किसके ऊपर बना है? वो बना है सिमांग नाला पे। अब ये नाला क्यों कह रहे हैं हम इसको? क्योंकि आप हिमालयन रीजन में जब जाओगे ना, जैसे आप कश्मीर में भी जाओगे ना, तो वहां पर नदियों को नाला ही बोलते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसको नाला बोल रहे हैं। ये वैसे नाले नहीं है जैसे हम लोग अपने यहाँ पर नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो अलोंग यिंगकियोंग रोड है। अलोंग यिंगकियोंग रोड इंपॉर्टेंट क्यों है? मैप के ऊपर देखो तो आपको समझ में आएगा। देखो, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है ना, वो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन वैसे भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि वहां पर इनफिल्ट्रेशन तो है ही, साथ में जो कनेक्ट होता है नॉर्थ ईस्ट और जो मेन लैंड इंडिया है, इनके बीच का कनेक्शन भी बहुत पतला है, जिसको बोलते हैं चिकन नेक कॉरिडोर, है ना। चिकन नेक कॉरिडोर से हम लोग नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हुए हैं। तो नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी के लिए और इवन आसियान नेशंस के अंदर जो हमारा ट्रेड होता है, उन सब के लिए भी नॉर्थ ईस्ट रीजन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि हमने नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए म्यांमार के अंदर सितवे पोर्ट को डेवलप किया है, जिससे कि म्यांमार से हम लोग किसको कनेक्ट कर सके? नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट कर सके। ठीक है, अब वहां से कनेक्शन तो जरूरी है ही, सी से कनेक्शन तो जरूरी है ही, लेकिन विद इन द बाउंड्रीज, बाउंड्रीज के अंदर भी कनेक्टिविटी बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है। क्योंकि देखो, यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश आप लोग देख रहे हो ना, ये जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर इस जगह से इस जगह को जोड़ते हैं अलोंग यिंगयोंग जो रोड है, जिस रोड के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बॉर्डर के पास तक जोड़ने का ये काम करती है रोड। अब अरुणाचल प्रदेश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को कौन? चाइना क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश तो हमारा है। इवन तवांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स इंडिया और चाइना के बीच में चलते रहते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट ब्रह्मंग। ठीक है,
इसके अलावा स्ट्रेटेजिक पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया, सिविलियन यूज के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर फ्लड फ्लड बहुत ज्यादा आता है और डिफिकल्ट टेरेन है। तो जो गांव की कनेक्टिविटी है सिटी सेंटर्स से उसको भी इम्प्रूव करता है। साथ में जैसे कोई हेल्थ इमरजेंसी है तो उस सिचुएशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है, जिससे कि लोग आसानी से और जल्दी कहाँ पहुंच सके, हॉस्पिटल्स तक, शहरों तक पहुंच सके। साथ में अगर कोई डिजास्टर आता है तो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर जो रिलीफ प्रोग्राम चलते हैं उस रिलीफ प्रोग्राम के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है ये रोड। ठीक है, तो बीआरओ के बहुत सारे इनिशिएटिव चलते हैं, देख लेंगे, याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कहां पर कौन सा प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ब्रह्मंग ब्रह्मंग अरुणाचल प्रदेश की सियांग बेल्ट में, सियांग बेल्ट, सियांग बेल्ट ईस्टर्न बेल्ट को बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के तवांग, तवांग होता है, तवांग है नॉर्दर्न, नॉर्थ वेस्टर्न जो अरुणाचल है उधर तवांग डिस्ट्रिक्ट है। हाँ जी, हाँ, कौन सा कहाँ पे आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट होते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, व्रतक है किसके लिए, तवांग डिस्ट्रिक्ट के लिए, तवांग सेक्टर के लिए व्रतक। और अरुणांक है, अरुणांक से पता चल रहा है अरुणाचल के लिए, तो अरुणाचल के लिए अरुणांक है। उदयांक भी है किसके लिए, अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिव, अरुणाचल से बाकी नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के लिए। ब्रह्मांक अरुणाचल प्रदेश को आसाम से कनेक्ट करने के लिए बेसिकली, जिसको हम आज स्पेसिफिकली देख रहे हैं, ब्रह्मांक अरुणाचल प्रदेश और आसाम की कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, और अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी जो कनेक्टिविटी है उसको इंप्रूव करने के लिए प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा लद्दाख रीजन के अंदर चलता है हिमांक, हिमालयन रीजन है तो हिमांक उससे आप लोग याद रख सकते हैं, लद्दाख। ठीक है, कश्मीर के अंदर चलता है बेकन। ठीक है, और भूटान के अंदर है दंतक, सिक्किम के अंदर है स्वास्तिक, सिक्किम एस, स्वास्तिक एस, तो सिक्किम के अंदर स्वास्तिक। ठीक है, चेतक राजस्थान, चेतक घोड़ा था किसका, पृथ्वीराज चौहान का, और वो कहाँ का था, पृथ्वीराज चौहान का था, किसका, महाराणा प्रताप का हुआ। ठीक है, तो चेतक आई गेस देख लेना एक बार, जिसका भी था राजस्थान के साइड के राजा का ही था, राजपूत राजा का था, तो राजपूत राजा का था तो राजस्थान के अंदर है कौन, चेतक। ठीक है, संपर्क, संपर्क जम्मू रीजन के अंदर है। ठीक है, जम्मू रीजन, इससे ज्यादा हमने संपर्क अब बढ़ा लिया है जिससे कि हम क्या कर सके उसको। अच्छा, संपर्क में अगर हम बात भी करें तो जम्मू कश्मीर में ज्यादा संपर्क हमारा कश्मीर से है, वो जम्मू से है, जम्मू से इजी कनेक्टिविटी है। जम्मू के अंदर कौन सी वैष्णो वैष्णो देवी माता का मंदिर भी है, तो हम लोग ज्यादा जम्मू जाते हैं लोग घूमने के लिए, है ना। इसके अलावा हाँ जी, कोई और पॉलिटिकल पार्टी कौन सी, किसके अलावा, पीडीपी, हाँ, नहीं नहीं, इलेक्शंस तो बहुत सारी पार्टीज लड़ती है, बीजेपी भी इलेक्शन लड़ती है, कांग्रेस भी लड़ती है, बहुत सारी पार्टीज लड़ती है, लेकिन प्रोमिनेंट पार्टी वहां की वही है। ठीक है, एक सुमन रोड मैप लॉन्च किया है 2030 के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। सुमन, वैसे तो सुमन रोड मैप जो है 2019 में लॉन्च हुआ था, लेकिन ये दोबारा से लॉन्च किया गया इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारा एनएफएचएस डेटा और हेल्थ इन सब सेक्टर से भी जुड़ता है। ठीक है, क्या है ये सुमन, तो हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने इसको लॉन्च किया है सुमन रोड मैप, और 29 को लॉन्च किया है, कहां पर लॉन्च किया है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर इसको लॉन्च किया है। क्या है, कॉन्फ्रेंस चल रही थी किसकी, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बात हो रही है सुमन के अंदर। तो सुमन की फुल फॉर्म क्या है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, सुरक्षित मातृत्व का आश्वासन दे रही है सरकार की, सुरक्षित होगा मातृत्व, यानी कि प्रेगनेंसी कैसी होगी, सुरक्षित होगी। तो यहाँ पर सीधे सीधे बात किसकी की जाएगी, प्रेगनेंसी की जाएगी, प्रीनेटल, एंटीनेटल और पोस्टनेटल। प्रीनेटल, बर्थ देने से पहले जब महिला प्रेग्नेंट है, एंटीनेटल, जिस समय उसको लेबर पेन हो रहा है जब वो बर्थ देने वाली है, और पोस्टनेटल, पैदा करने के बाद। तीनों ही तीनों ही तीनों ही स्थिति में सरकार क्या देगी, यहाँ पर एश्योरेंस देगी, क्या है, आश्वासन है, एश्योर्ड सेफ मदरहुड। ठीक है, तो एश्योर्ड सेफ मदरहुड ओरिजिनली अक्टूबर 2019 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, क्या एम है इसका, जीरो प्रिवेंटेबल मैटरनल डेथ, जो एमएमआर है उसको जीरो पे लेके आना, प्रिवेंटेबल, प्रिवेंटेबल जितनी भी है, एक तो होती है कि भाई प्रिवेंटेबल थी ही नहीं,
उसको बचाया जा ही नहीं सकता था। लेकिन जितने महिलाओं को मरने से बचाया जा सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, तो उसमें क्या करना है, जीरो को अचीव करना है। जीरो प्रिवेंटेबल न्यूबॉर्न डेथ्स, यानी कि मोर्टेलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो होता है उसको भी क्या करना है, जीरो, जो जितने प्रिवेंटेबल है। कुछ तो ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनको बचाना नामुमकिन है ना, कुछ ऐसी बीमारियों के साथ पैदा हो गए, इन्फर्मिटी के साथ पैदा हो गए, तो उनको बचाना नामुमकिन है। लेकिन जितने बचाए जा सकते हैं उसमें क्या करना है, सबको बचाना है, जीरो तक लेके आना है। ठीक है, क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर प्रेग्नेंट, इसके अलावा, इन दोनों के अलावा भी इसका क्या मिशन है, क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करानी, किसको, प्रेग्नेंट विमेन, मदर्स एंड न्यूबॉर्न बेबीज। और ये चलेगा कब तक, एडोलेसेंट एज तक चलेगा ये प्रोग्राम। ठीक है, तो अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज जोड़ी गई कि जो मेडिकल फैसिलिटीज है, जो जैसे हॉस्पिटल हो गया या नर्सिंग होम हो गए, वो मना नहीं कर सकते, दे कैन नॉट से नो फॉर ट्रीटमेंट, नो डिनायल ऑफ सर्विस एट पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। जितने भी पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके अंदर मना नहीं किया जा सकता। ठीक है, 2030 का टारगेट याद रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2030 का टारगेट सुमन रोड मैप के अंदर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले एमएमआर जो है, एमएमआर क्या होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी कि 1 लाख महिलाओं ने अगर बच्चों को जन्म दिया, तो उन 1 लाख महिलाओं में कितनी महिलाओं की डेथ हो गई, उसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो ये याद रखेंगे, एमएमआर कितने में से निकाला जाता है, 1 लाख में से। ठीक है, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, एनएमआर, यानी कि और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नियोनेटल जो न्यू बॉर्न बेबी है, और इन्फेंट जो इन्फेंसी की एज में जिनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो देखो, सुमन रोड मैप के अंदर पूरा लाइफ साइकिल अप्रोच है, यानी कि प्री प्रेगनेंसी, प्री प्रेगनेंसी केयर, प्रेगनेंसी केयर, चाइल्ड बर्थ, पोस्ट नेटल, ये सारे के सारे होंगे। ठीक है, इन सारे के सारे क्या किए जाएंगे, उनको केयर दी जाएगी। ठीक है, फोर स्टेजेस, क्रिटिकल 4 स्टेजेस इसके अंदर आइडेंटिफाई की गई हैं। एंटीनेटल केयर, यानी कि प्री ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना। थर्ड ट्राइमेस्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा रिस्की होता है। ट्राइमेस्टर में बटे होती है प्रेगनेंसी, जो जैसे महिला प्रेग्नेंट हुई तो आप लोग देखते हैं कि 9 मंथ आइडियल होता है कि 9 मंथ के बाद बर्थ हो बच्चे का। ठीक है, तो उन 9 मंथ्स को 3 ट्राइमेस्टर में बांटा जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। शुरू के 3 महीने, बीच के 3 महीने और लास्ट के 3 महीने। तो शुरू के 3 महीने और लास्ट के 3 महीने सबसे ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा मिसकैरेजेस होते हैं। ठीक है, बीच के 3 महीने कंपैरेटिवली सेफ माने जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए थर्ड ट्राइमेस्टर केयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंट्रापार्टम केयर, यानी कि ड्यूरिंग डिलीवरी, इंट्रापार्टम ड्यूरिंग डिलीवरी भी, उसको लेबर पेन है तो उस समय भी क्या करेंगे, केयर देंगे, पोस्ट नेटल केयर देंगे। ठीक है, तो प्रेगनेंसी, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को भी असिस्ट करने की बात की गई है। हाई रिस्क प्रेगनेंसीज कौन सी होती हैं, जिसमें महिला का एनीमिया बिल्कुल, महिला को बहुत ज्यादा एक्यूट एनीमिया हो जाता है, यानी कि रेड ब्लड सेल लेवल एकदम गिर जाता है। ठीक है, अनीमिया, खून की कमी। हाई ब्लड प्रेशर, वैसे ब्लड प्रेशर नहीं होगा, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कई बार महिलाओं का ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। शुगर बढ़ जाती है, शुगर लेवल बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, तो ये सारी दिक्कतें हैं। टीन एज प्रेगनेंसी है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो चुकी है किसी महिला को। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए प्रीवियस सिजेरियन डिलीवरी है, पहले सिजेरियन डिलीवरी हो चुकी है तो उसके बाद डिलीवरी जो होती है वो भी सिजेरियन ही होती है। ठीक है, तो उसके अंदर केयर की ज्यादा जरूरत होती है। माल न्यूट्रिशन है, तो इसके लिए आशा वर्कर्स जो हैं इनको काम पे लगाया गया। आशा वर्कर्स, आप लोगों को पता है कि घर घर जाके क्या करते हैं, जैसे आज भी यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर्स आए थे पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के लिए। ठीक है, तो वो पोलियो ड्रॉप्स को कौन पिलाता है, आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गए, आशा वर्कर्स हो गए। ये फ्रंट लाइन, इनको बोला जाता है फ्रंट, इंडिया का, ये इंडिया के क्या है, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स है। ठीक है, आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जब ये क्या करेंगे, कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसके घर पे बाई वीकली विजिट होगा। उस बाई वीकली विजिट के दौरान वो आइडेंटिफाई करेंगे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी तो नहीं है, कोई डेंजरस साइंस तो नहीं दिख रहे। न्यूट्रिशन की काउंसलिंग देंगे कि कैसा कैसा आपको खाना चाहिए, क्या चीजें खानी चाहिए, क्या चीजें नहीं खानी चाहिए। ठीक है, बर्थ प्रिपेयर्डनेस को
मतलब उस बच्चे को पैदा करने के लिए प्रिपेयर्डनेस, जो पहले से तैयारियां हैं, वो तैयारियां करने में कई महिलाओं को नहीं पता होता, है ना? न्यूक्लियर फैमिलीज हैं आजकल, माइग्रेंट लेबर्स हैं, तो माइग्रेंट लेबर्स क्या है कि अब उनके साथ वो सोशल बैकअप नहीं है जो उनको गांव में मिल रहा है या अपने नेटिव प्लेस पे मिल रहा है। तो शहरों के अंदर उनको वो सुविधा प्रोवाइड करना कि बच्चा को पैदा करने के लिए जो प्रिपेयर्डनेस चाहिए, वो प्रिपेयर्डनेस के लिए तैयार करना। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करना। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी कि भले ही वो सिजेरियन हो या नेचुरल डिलीवरी हो, वो इंस्टीट्यूशनल होनी चाहिए, हॉस्पिटल के अंदर होनी चाहिए या नर्सिंग होम के अंदर होनी चाहिए। ठीक है? ऐसे नहीं कि घर पे बच्चा पैदा कर दिया। अभी कुछ दिन पहले की न्यूज़ है, हालाँकि इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन यहाँ पर मेरे को याद आ गई। अभी कुछ दिन पहले की न्यूज़ है, एक आदमी ने यूट्यूब पे वीडियो देख के अपनी वाइफ की डिलीवरी कराने की कोशिश की, तो उसकी वाइफ की डेथ हो गई, है ना? व्हिच इज़ ऑब्वियस। कोई थ्री इडियट मूवी थोड़ी चल रही है कि कोई बच्चा पैदा ठीक है? तो सुमन रोड मैप है, तो इसके अंदर क्या बनाया जाएगा, बर्थ वेटिंग होम्स भी बनाए जाएंगे। बर्थ वेटिंग होम्स क्या होते हैं, जैसे हॉस्पिटल के आसपास कुछ रूम्स, कुछ कमरे, कुछ घर ऐसे बनाए जाएंगे जहां पर महिला वेट कर सके कि अच्छा ऐसा है ना कि इमरजेंसी कब होती है, जब वाटर ब्रेक हो जाता है। जो बच्चा होता है वूम्ब के अंदर, वो एक थैली के अंदर होता है जिसके अंदर पानी होता है, वाटर होता है। तो वाटर ब्रेक हो जाता है यानी कि वो थैली जब फट जाती है तो वाटर सारा का सारा निकल जाता है। उसके बाद अगर डिलीवरी तुरंत नहीं होती है, बच्चा पैदा नहीं होता है, तो उसकी जान को खतरा भी होता है बच्चे की। तो उस समय पर एकदम इमरजेंसी होती है। अब वो घर पर है, कहीं दूर है, तो उसको आने में समय लगेगा, दिक्कत होगी, तो खतरा है। तो इसलिए क्या करेंगे, हॉस्पिटल के आसपास क्या बनाएंगे, बर्थ वेटिंग होम्स बनाएंगे। ठीक है? इसके अलावा मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ विंग बनेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्स्ट्रेट्रिक हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स बनेंगी, जैसे आईसीयूज होते हैं, एचडीयूज बनेंगे। एचडीयूज हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स। कौन सी वाली, ऑब्स्ट्रेट्रिक। ऑब्स्ट्रेट्रिक मतलब बर्थ से रिलेटेड है, बच्चा पैदा करने से रिलेटेड है। इसके अलावा ऑब्स्ट्रेट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयूज भी बनेंगे। ठीक है? डिजिटली इसके लिए आप याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जननी पोर्टल है डिजिटल मोनेटाइजेशन, वो मॉनिटरिंग के लिए, मोनेटाइजेशन का मॉनिटरिंग के लिए एआई एनेबल्ड लेबर रूम्स और सेंट्रलाइज्ड सुमन कॉल सेंटर। सुमन कॉल सेंटर, कोई ग्रीवांस है, कोई किसी को समस्या है, किसी को काउंसलिंग चाहिए, तो फोन करके पूछ सकते हैं महिला। ठीक है? एमएमआर हमेशा 1 लाख से निकलता है। एनएमआर नियोनेटल या फिर आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो 1 साल से पहले बच्चे की डेथ हो जा रही है इन्फेंसी में, वो 1000 से निकलता है। ये दोनों चीजें याद रखना, एग्जाम में कंफ्यूज कर देता है ये कई बार कि एमएमआर तो किससे निकल रहा है, 1 लाख से, यानी कि 1 लाख बर्थ हुई तो उसमें से कितनी महिलाओं की डेथ हो गई बर्थ देते समय बच्चे को। और एनएमआर नियोनेटल मोर्टेलिटी और आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये दोनों किससे निकलते हैं कि 1000 बच्चे पैदा हुए तो उसमें से कितने बच्चे सरवाइव कर पाए। ठीक है? नियोनेटल 28 डेज तक चलता है, मतलब 28 डेज के अंदर अगर किसी बच्चे की डेथ हो जाती है तो उसको बोलते हैं नियोनेटल डेथ। ठीक है? न्यू बॉर्न बेबी है जो, बिल्कुल। अब मोदी जी गए थे सेशल्स, आप लोगों को सुनने में आया होगा, और वहां पर उनको एक अवार्ड भी मिला, है ना? तो सेशल्स, आप मतलब कई लोग इंटरनेट के ऊपर इस चीज का मजाक उड़ा रहे हैं कि सेशल्स क्यों गए, सेशल्स में ऐसा क्या है, क्यों हमने सेशल्स के साथ इतनी, लेकिन सेशल्स स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये समझो कि इंडियन ओशन के अंदर है, और इंडियन ओशन के अंदर हमारा सागर डॉक्ट्रिन है। सागर, हाँ जी। हाँ, पॉपुलेशन कम है, लेकिन स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है। अभी दिखाऊंगा सारी चीजें। ठीक है? अब वहां पर गए तो उनकी 50th इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा था, मोदी जी जब गए तो गार्ड ऑफ ऑनर इनको मिला। और स्टेट हाउस विक्टोरिया इसकी कैपिटल है, याद रखेंगे, विक्टोरिया। और विक्टोरिया कहां पर है, माहे। माहे क्या है, माहे आइलैंड, मेन आइलैंड जो है, आइलैंड कंट्री है सेशल्स, है ना? तो जो इनका मेन आइलैंड है वो माहे आइलैंड है, माहे आइलैंड के ऊपर ही विक्टोरिया है इनकी कैपिटल। ठीक है? इसके अलावा मोदी जी पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए जो इंडिया से गए और वहां पर जाके वहां की संसद को इन्होंने एड्रेस किया। ठीक है? अब हमने क्या क्या दिया और क्या क्या हमको मिला, क्या 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 कैसे कैसे हमारे रिलेशनशिप डेवलप हुए इंडिया और सेशल्स के, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है।
डिफेंस मैरीटाइम अगर हम सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमने उनको एक फास्ट पेट्रोल वेसल गिफ्ट किया, फास्ट पेट्रोल वेसल, ताकि वहां पर सर्वेलेंस किया जा सके। और 10 यूटिलिटी व्हीकल्स, 5 लेजर रेडियल क्लास बोट्स हमने सेशल्स को गिफ्ट की। इसके अलावा पीएस जोरोकैस्टर हमने उनको रिपेयर करके वापस कर दिया। पीएस जोरोकैस्टर क्या है? वहां की कोस्ट गार्ड के लिए जो वहां पे शिप है उसका नाम है पीएस जोरोकैस्टर। जोरोकैस्टर को हमने क्या किया, इंडिया में जो कोलकाता के अंदर हम लोगों ने देखा था ना, क्या है, गार्डन रीच, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, तो उस कंपनी ने इसको रिपेयर किया और हमने उनको वापस कर दिया ताकि उसको वो यूज कर सके आगे। ठीक है। इसके अलावा डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को हमने अपग्रेड करने की बात किया। हम उनके डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करके उसके अंदर ग्लास वाला कॉकपिट लगाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे एयरक्राफ्ट के अंदर ऐसे एकदम ग्लास वाला कॉकपिट होता है, वो ऐसे ऊपर से खुलता है, जो फाइटर जेट के अंदर ऊपर से ऐसे खुलता है और बड़ा स्टाइलिश दिखता है वो। तो उस तरह का कॉकपिट इनको बनाकर हम लोग देने वाले हैं। ठीक है। डेवलपमेंट असिस्टेंस के अंदर हम लोग 6 एम्बुलेंस, 500 मीट्रिक टन चावल और 8,500 मीट्रिक टन सीमेंट हम लोगों ने उनको दिया है। खैर, लाइन ऑफ क्रेडिट याद रखेंगे, 1250 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, यानी कि वो हमसे क्रेडिट पे सामान ले सकते हैं 1250 करोड़ तक का। ठीक है। इसके अलावा हमने यूपीआई वहां पर चलाने की बात की कि हम वहां पर यूपीआई सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। एमओयू साइन बिटवीन एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, एनपीसीआई इंडिया की कंपनी है ना। नेशनल पेमेंट नेशनल पेमेंट, इसके एनपीसीआई का फुल फॉर्म जरूर देख लें, है ना, भूल गया हूं मैं भी। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, वहां के सेंट्रल बैंक ऑफ सेशल्स के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एमओयू साइन हुआ है, जिससे कि हम वहां पर क्या कर सके, यूपीआई के द्वारा पेमेंट उनका एनेबल कर सके वहां पर। इसके अलावा आप लोगों से हमने ये कल भी हमने डिस्कस किया था कि इंडिया क्या है, इंडिया इज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की फार्मेसी है। सबसे ज्यादा हम लोग दुनिया भर में क्या करते हैं, सस्ती और बढ़िया दवाई सप्लाई करते हैं। तो सेशल्स को भी हम जन औषधि केंद्र खुले हुए हैं ना पूरे सब जगह, सस्ती दवाइयां जहां मिलती है, जेनेरिक दवाई मिलती है जहां पर। तो जेनेरिक दवाई सेम सॉल्ट की होती है लेकिन सस्ती होती है। ठीक है। तो अफोर्डेबल मेडिसिन हम लोगों ने जन औषधि स्कीम के तहत सेशल्स के अंदर भी प्रोवाइड कराने की बात की है। इसके अलावा एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हमारी उनके साथ हो गई है। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी क्या होता है कि अगर हमारे यहाँ का कोई अपराधी भाग के वहां चला जाता है तो वो पकड़ के हैंड ओवर हमें करेंगे, उनका कोई अपराधी भाग के यहाँ जाता है तो हम उसको पकड़ के उन्हें हैंड ओवर करेंगे। इसको बोलते हैं एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। ठीक है। इसके अलावा गार्डियन ऑफ ब्लू होराइजन, ये अवार्ड मिला है मोदी जी को। हालांकि ये अवार्ड एआई जनरेटेड है और कुछ 4-5 दिन पहले ही इसको क्रिएट किया गया, उससे फर्क नहीं पड़ता कि 4-5 दिन पहले क्रिएट किया गया, फर्स्ट टाइम मिला है, एआई जनरेटेड है। एक अवार्ड मिला है जो कि ये दो देशों के संबंधों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कई बार ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है। तो हाँ, इसके अलावा देखो हमारी सागर डॉक्टरिंग से भी ये क्या है, एकदम मेल खाता है। जो हमने सेशल्स के साथ अभी मीटिंग की है, मोदी जी ने सेशल्स जाके जो वहां पर एमओयूज या पार्टनरशिप जो उनके साथ की है। तो ये सागर डॉक्ट्रिन क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। किस रीजन की बात कर रहा है? इंडियन ओशन रीजन की बात कर रहे हैं। तो आईओआरए है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है। तो उस इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के अंतर्गत जितनी भी चीजें आती हैं, यानी कि जो भी देश आते हैं वो सब सागर डॉक्ट्रिन से हम लोग कवर करते हैं। जैसे सेशल्स हो गया, मालदीव्स है, मॉरिशियस है, श्रीलंका है, लक्षद्वीप और बे ऑफ बंगाल, ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स हमारे लिए सागर डॉक्ट्रिन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए डिजास्टर रिलीफ, फर्स्ट हम लोग क्या है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं। अगर इस रीजन में कोई भी डिजास्टर आता है तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। ठीक है। जैसे अभी लास्ट ईयर दितवा नाम का एक साइक्लोन आया था श्रीलंका के अंदर,
तो हमने सबसे पहले मदद पहुंचाई श्रीलंका को। जो हमने मदद पहुंचाई उसका, उस ऑपरेशन का क्या नाम था? सागर बंधु। ठीक है, सागर बंधु। ठीक है, तो ब्लू इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है सागर। उसके अलावा है महासागर। महासागर यानी कि एक्सटेंडेड, सागर का एक्सटेंडेड वर्जन है महासागर। ये क्या कहता है? म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। यहां पर क्या कह रहा है? ऑल इन द रीजन। यहां पर क्या कह रहा है? अक्रॉस रीजन्स, रीजन्स के अक्रॉस। देखो यहां पर मैप में भी दिखा रहा है, अफ्रीका तक और उधर पैसिफिक ओशन और इधर इंडियन ओशन पूरे के पूरा कवर करता है महासागर। ठीक है, तो ट्रेड को डेवलप करने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, ताकि दूसरे देशों के साथ म्यूचुअली हम लोग एग्रीमेंट करके क्या कर सके, सिक्योरिटी को बढ़ा सके, जिससे ट्रेड सुगम हो सके, लॉ बेस्ड हो सके। इसके लिए हमने महासागर डॉक्ट्रिन अपनाई। ठीक है, इस बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि इंडिया के अंदर मॉनसून का डेफिसिट रहने वाला है। और हमने देखा कि जून के महीने में 40% डेफिसिट रहा, यानी कि 40% बारिश कम हुई जितनी होनी चाहिए थी, है ना? तो क्यों? क्योंकि इंडिया साउथ वेस्ट मानसून इज फेसिंग अ मेजर डेफिसिट। साउथ वेस्ट मानसून जो है वो बहुत ही कमजोर है इस टाइम पे। ठीक है, एंड रेनफॉल इन जुलाई इज एक्सपेक्टेड टू बी बिलो नॉर्मल। अब जुलाई में भी कैसी रहेगी? बिलो नॉर्मल रहेगी। हालांकि 94% रहने का अनुमान है कि 94% ऑफ द यूजुअल रेनफॉल, जो यूजुअल रेनफॉल होती है अगर हम उसको 100% माने तो 94% रेनफॉल इंडिया में इस बार जुलाई के महीने में होगी। ठीक है, अब जून रेनफॉल कितनी रही? 99, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही बता लो, 99.5 मिलीमीटर जून के अंदर रेनफॉल हुई। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है? फिफ्थ लोएस्ट जून रेनफॉल सिंस 1901। 1901 से अब तक 5 बार ऐसा हुआ है कितनी कम बारिश हुई है। ठीक है, और लोएस्ट सिंस 2014, 2014 से अब तक की सबसे कम बारिश हुई है। ठीक है, खरीफ क्रॉप के इस समय जो सीजन चल रहा है वो खरीफ क्रॉप के सोइंग का सीजन चल रहा है, बोने का सीजन चल रहा है। अब इस खरीफ क्रॉप के अंदर क्या क्या चीजें होती है? मेज है, राइस है, पैडी है, ये सब चीजें इसके अंदर उगाई जाती है। तो मेन रीजन क्या है? वीक मानसून, अल्नीनो इम्पैक्ट। अल्नीनो इम्पैक्ट हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, है ना? खरीफ सोइंग सीजन चल रहा है ना? और इसके अलावा देखो जुलाई की, ये जो कह रहे हैं कि जुलाई की जो बारिश है वो क्यों जरूरी है? जुलाई में बारिश होना जरूरी क्यों है? 4 मंथ ऑफ साउथ वेस्ट मानसून है तो, क्योंकि जुलाई के अंदर ही, 15 जुलाई के बाद तो ये कह देते हैं ना कि अब पहाड़ों पे घूमने मत जाओ क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, लैंडस्लाइड हो जाएगा। तो जुलाई का महीना ऐसा है जिसके अंदर सबसे ज्यादा बारिश होती है। जुलाई, आधा जुलाई और अगस्त। ठीक है, ये सबसे ज्यादा बारिश वाला महीना है। जुलाई की सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि इसी समय पर खरीफ क्रॉप बोई जाएगी। इसके अलावा जो रिजर्वॉयर्स है, वाटर रिजर्वॉयर्स है, अभी हम वाटर रिजर्वॉयर्स के अंदर भी 25% डेफिसिट में चल रहे हैं। जितना रिजर्वॉयर होना चाहिए उससे 25% कम है हमारे पास पानी रिजर्वॉयर्स के अंदर, तो रिजर्वॉयर के अंदर भी डेफिसिट है। इसके अलावा ग्राउंड वाटर भी डिप्लीट होता जा रहा है, तो ग्राउंड वाटर के रिचार्ज के लिए भी जुलाई की रेनफॉल बहुत ज्यादा जरूरी है। हीट स्ट्रेस बढ़ रहा है, आप लोग देख ही रहे कि अनइवन हीट हो रही है, कभी किसी दिन कम टेम्परेचर हो जाता है, किसी दिन ज्यादा हो जाता है। और अर्बन हीट आइलैंड्स, हीट वेव्स बहुत ज्यादा चल रही हैं, तो ये सारे कारण है। हाइड्रो पावर जनरेशन, अगर नदियों में पानी नहीं होगा, बारिश नहीं होगी तो नदियों में पानी नहीं होगा, डैम्स में पानी नहीं होगा तो हाइड्रो पावर जनरेशन के ऊपर भी इफेक्ट करेगा, उसका भी, उसको भी नीचे लेके आएगा। इसके अलावा फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ये सारी चीजें हैं, आप लोगों को पता है। ठीक है, अल नीनो ला नीना फिर से डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन तब भी मैं हल्का सा कर देता हूँ। अल नीनो ला नीना कैसे आता है? ये इक्वेटर है और इसके ऊपर यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से जो हवा चलती है इसको बोलते हैं ट्रेड विंड। ट्रेड विंड, जब ये ट्रेड विंड कमजोर होती है तो क्या होता है? गर्म पानी कहां चला जाता है? पैसिफिक ओशन में, है ना? और जब ये ट्रेड विंड स्ट्रांग होती है तो गर्म पानी कहां जाता है? इस रीजन में। अब गर्म पानी इस रीजन में आएगा तो क्या होगा? बारिश ज्यादा होगी, उसको बोलेंगे लानीना। और गर्म पानी जब इस रीजन में चला जाएगा तो क्या होगा?
हमारे यहाँ बारिश कम होगी, यानी कि इंडिया की साइड में बारिश कम होगी, और उसको बोलेंगे अल नीनो। ठीक है, इसका इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे पड़ता है सीधे सीधे, क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर पे पड़ता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होगा, गांव की कैपेसिटी ऑफ परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, है ना। परचेजिंग पावर कम होगी गांव में, तो कंजम्पशन कम हो जाएगा, कंजम्पशन कम होगा तो सारे का सारा वो इफेक्ट आप लोगों को पता ही है कि मैन्युफैक्चरिंग पे, फिर उसके बाद जॉब्स के ऊपर किस तरीके से वो एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालता है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ कारण होते हैं इंडिया के अंदर बारिश होने के। एक लो प्रेशर एरिया बनता है बे ऑफ बंगाल के ऊपर, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल सिस्टम। बे ऑफ बंगाल सिस्टम क्या है कि जब वहां पर लो प्रेशर बेल्ट बनती है, लो प्रेशर बेल्ट बनने से साइक्लोन आते हैं, क्योंकि साइड में हाई प्रेशर बेल्ट है और बीच में लो प्रेशर बेल्ट है। जब बे ऑफ बंगाल के ऊपर ऐसे लो प्रेशर बेल्ट बनता है, लो प्रेशर बनता है, लो प्रेशर, और कैसा होता है, हॉट होता है, तो हवा क्या होती है, जो एयर होती है वो ऊपर की तरफ राइज होती है ना। और इस हवा को भरने के लिए साइड की हवा आती है ऐसे ऐसे गोल गोल घूम के, जिसको बोलते हैं साइक्लोन। साइक्लोनिक रेनफॉल भी इंडिया के अंदर इसी से आती है, तो ये भी एक कारण है रेनफॉल का। और ये भी इस बार वीक होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कह रहे हैं, लो प्रेशर सिस्टम वर वीक और एब्सेंट, बना ही नहीं या बहुत वीक था, जिससे कि बारिश नहीं हुई, मॉइस्चर मूवमेंट वाज पुअर। ठीक है, रेनफॉल रिमेन डेफिशिएंट, रेनफॉल कम हुई जिससे कि, और इस मॉइस्चर से सबसे पहले उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उधर से बारिश होते होते छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी और नॉर्दर्न इंडियन ग्रेट प्लेन्स के अंदर पूरी बारिश करने के लिए ये जिम्मेदार होता है। इसके अलावा इंडियन ओशन डाइपोल होता है। इंडियन ओशन डाइपोल क्या चीज है अभी, अब इंडियन ओशन है ना। इंडियन ओशन में क्या होता है कि अगर यहाँ पर ठंडा पानी है और इधर गर्म है, इंडिया, अभी पैसिफिक ओशन वाले गर्म ठंडे को भूल जाओ, ये क्या है, सिर्फ इंडियन ओशन के डाइपोल की बात कर रहा है। डाइपोल यानी कि दो अलग अलग पोल बन जाते हैं इंडियन ओशन के अंदर ही। कैसे, एक गर्म पानी का, एक ठंडे पानी का। जब ये गर्म पानी इस साइड में आता है, यानी कि ईस्टर्न इंडियन ओशन, अरेबियन सी की साइड आता है, तब अफ्रीका, इंडिया, इन जगहों पर बारिश अच्छी होती है। इसको बोलते हैं पैसे पॉजिटिव आईओडी, पॉजिटिव इंडियन ओशन डायोड। ठीक है, नेगेटिव आईओडी क्या होता है, नेगेटिव इंडियन ओशन डायोड, जब गर्म पानी इधर इकट्ठा हो जाए इंडोनेशिया की तरफ, तब बारिश कहाँ होती है, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा बारिश होती है। तो ये भी जिम्मेदार होता है इंडिया के अंदर बारिश करने के लिए। तो ये तीन कारण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस साल के लिए एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कोई डाउट हो इसके अंदर तो पूछ लो अभी। इसके अलावा यूरोप के अंदर हीट वेव आ रही है, आप लोगों को पता ही है, न्यूज में नहीं आ रहा तो हमने ऐसे ही अपने आप ही ऐड कर लिया इसको। ठीक है, और हीट वेव का कारण क्या है कि वहां पर हीट डोम बन रहे हैं। हीट डोम कैसे बनते हैं, जब हाई प्रेशर बेल्ट होती है, तो हाई प्रेशर बेल्ट क्या करती है कि हवा को दबा के रखती है, ऊपर उठने नहीं देती, और गर्म हवा है तो वो क्या करेगी, हीट डोम बना देगी। जैसे आप समझो तो ये शहर है हमारा, इसके ऊपर क्या है, हाई प्रेशर पड़ रहा है, एयर का प्रेशर कैसा है, हाई है, हाई एयर प्रेशर है। तो उस हाई एयर प्रेशर की वजह से जो गर्म हवा है वो एस्केप ही नहीं कर पाती, तो एक डोम बन जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हीट डोम। अर्बन हीट आइलैंड्स, जहां पर सिटीज हैं, शहर हैं, कंक्रीट से सब चीजें बनी हुई हैं, वहां मिट्टी नहीं है, जमीन नहीं है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर अर्बन हीट आइलैंड्स बन जाते हैं, वो जगहें ज्यादा गर्म हो जाती हैं। आसपास के जैसे अगर यहाँ पर भी आप नोटिस करो, कभी जाओ घूमने के लिए मेरठ से बाहर, गाँव वाँव के क्षेत्र में, जैसे ये कौन सा इलाका है जहाँ पर ये गंग नहर, अपर गैंजेस कैनाल बहती है, गंग नहर जिसको बोलते हैं, छोटा हरिद्वार जिसको बोलते हैं, नहीं घूमा कभी, नहीं सरदना नहीं, मुरादनगर, मुरादनगर, मुरादनगर जाओ कभी, उसको छोटा हरिद्वार बोलते हैं, वहां पे तमाम लोग नहाते रहते हैं गंग नहर के अंदर, अपर गैंजेस कैनाल है वो। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने बनाई थी वो कैनाल। ठीक है, तो
अर्बन हीट आइलैंड बन जाता है जहां पर कंक्रीट का जंगल हम लोगों ने बना रखा है। इसके अलावा हीट स्ट्रेस, वहां पर लगभग 1300 लोग मर गए, है ना, कुछ ही दिन के अंदर 1300 लोगों के आसपास की डेथ हो गई, जिसमें कि बुजुर्ग लोगों की ज्यादा डेथ हो रही है। वो किससे? हीट स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि उनकी बॉडी क्या, वो कोप नहीं कर पा रही उस हीट से, उनको कूलिंग का पीरियड ही नहीं मिल रहा, तो वो क्या हो रहा है, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, कार्डियोवेस्कुलर इश्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब ये हमने कल एक आर्टिकल छोड़ा था, है ना, वो आर्टिकल आप लोगों ने पढ़ा? जो एक लास्ट आर्टिकल हमने एआई वाला पढ़ा था, उसके नीचे एक और एआई से रिलेटेड आर्टिकल था, वो पढ़ा किसी ने? नहीं पढ़ा? हाँ, हाँ, उसके अंदर क्या कह रहे थे वो? हम्म, ठीक है। खैर उसका कंटेक्स्ट थोड़ा सा अलग था, अब ठीक ही बता रहे हो, काफी हद तक चीजें ठीक बता रहे हो, लेकिन कंटेक्स्ट उसका थोड़ा सा अलग है। अब उसी से कुछ कुछ मिलता जुलता कंटेक्स्ट इस आर्टिकल का है, तो इसलिए हमने वो आर्टिकल आज नहीं रखा न्यूज में। ठीक है, इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, सिमिलर है ऑलमोस्ट। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एआई कैसा होना चाहिए, री इमेजिनिंग सोवरन एआई फॉर इंडिया स्ट्रेटेजिक फ्यूचर। यहां पर सिर्फ बिजनेस से कनेक्ट नहीं कर रहे, सिर्फ बिग टेक कंपनी से कनेक्ट नहीं कर रहे, जैसा कि कल उस वाले आर्टिकल में क्या था, जिस आर्टिकल को हमने डिस्कस किया, शशि थरूर वाला आर्टिकल जो था कल, उसके अंदर उन्होंने कहा कि बिग टेक कंपनीज जो हैं वो क्या कर सकती हैं, वो हमारे जो डेटा है उसको, डेटा प्रिवेसी को ब्रीच कर सकती हैं, और अगर वो बायस्ड हो गए तो वो डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, चाहे वो जॉब के अंदर हो, हेल्थ केयर के अंदर हो, एजुकेशन के अंदर हो। ये पढ़ा था हमने, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव इसका इस आर्टिकल में रख रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई स्ट्रेटेजिक फ्यूचर के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको सिर्फ बिजनेस की तरह नहीं देख रहे एआई को, बहुत सारे देश क्या कर रहे हैं, एआई को देख रहे हैं स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एसेट की तरह। और इस चीज में इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया का कौन सा एआई मॉडल है? कोई सा नहीं है। क्या इंडिया का कोई ऑटोनॉमस एआई मॉडल है? कौन सा? तो एआई इंडिया मिशन के अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग? है? हाँ जी, कोई बताएगा मेरे को, एआई इंडिया मिशन के अंदर कोई हमने कोई ऐप बनाई हो, कोई एआई मॉडल बनाया हो? चलो वो सब पीछे नहीं मिलेगा, वो सब पीछे नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, बनाए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, तो इंडिया का जो एआई डेटाबेस है उसका नाम है एआई कोश, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और एक है जो ट्रांसलेशन के लिए एआई बनाया, उसका नाम है भाषिनी। ठीक है, अभी नोट मत करो, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। आज मैंने ये सारी चीजें नोट्स में जानबूझ के नहीं रखी है, क्योंकि एआई के बारे में तो अभी चर्चा चलती ही रहेगी, और ये सारे के सारे अभी बहुत सारे डेवलपमेंटल फेज में है। जैसे अभी इवन स्पेस के अंदर हमने एक वो बनाया, ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे, लेकिन अगर हमको compete करना है वर्ल्ड के लेवल पे, तो हम लोगों को इसके अंदर बहुत कुछ और करना पड़ेगा। देखते हैं क्या कह रहे हैं इसके अंदर। ये कह रहे हैं कि भाई जो एआई है, सबसे पहले समझो सॉवरेन एआई किसको बोलेंगे। सॉवरेन एआई बोलेंगे जब एआई मॉडल जो है वो डोमेस्टिक हमारा खुद का हो, लोकल कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हो हमने। ऐसा नहीं है कि हमने एआई तो अपना बना लिया, लेकिन कंप्यूटिंग सिस्टम हम बाहर से एनवीडिया से ले रहे हैं या किसी और से ले रहे हैं। सिक्योर डेटा इकोसिस्टम होना चाहिए, जैसे एआई कोष मैंने आपको बताया, जो हमारा डेटाबेस है इंडिया का, वो जो सिक्योर डेटाबेस प्रोवाइड कराता है उसका नाम क्या है? एआई कोष। स्किल्ड एआई वर्कफोर्स होनी चाहिए हमारे पास, स्किल्ड एआई वर्कफोर्स की बहुत ज्यादा कमी है।
क्योंकि हम लोग एआई यूज तो कर रहे हैं, लेकिन अभी सिर्फ गवर्नमेंट के लेवल पे एआई मॉडल्स को डेवलप किया जा रहा है, इंडस्ट्री के लेवल पे एआई के मॉडल्स को अभी तक डेवलप नहीं किया जा रहा है। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल होना चाहिए क्रिटिकल एआई टूल्स के ऊपर, क्योंकि आज एआई सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन के अंदर, आपके एग्रीकल्चर के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर ही नहीं है, एआई डिफेंस के अंदर भी है। जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, जैसे जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, आजकल वो भी एआई इक्विप्ड होने लगे। जो जैसे कि किसी ने मिसाइल मारी आपके ऊपर, तो एआई सिस्टम उसको डिटेक्ट करेगा कि इसको डिस्ट्रॉय करना है। हालांकि फाइनल डिसीजन ह्यूमन ही देगा, लेकिन एआई डिटेक्ट करेगा, उसको सजेस्ट करेगा कि इसको डिस्ट्रॉय करना है। S-400 जो नया वाला मिला है, उस वो एआई एनेबल्ड है, ठीक है। जो नया वाला अभी पिछले महीने मिला है ना, और उससे पहले वाला एआई एनेबल्ड नहीं था। जो पिछले महीने मिला है एआई एनेबल्ड है, S-400। हाँ, वो दोनों ही एयर डिफेंस सिस्टम है, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। वाई एआई हैज बिकम जियोपॉलिटिकल? क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। कैसे? क्योंकि ये डिफेंस इक्विपमेंट्स के अंदर लगने लगा है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अभी हमने देखा माइथॉस, एंथ्रोपिक का। माइथॉस क्या करता है? सिस्टम को हैक कर लेता है विद जीरो टाइम, है ना। जिस काम के लिए इंसान को, अगर मैं एक सिस्टम को हैक, बड़े बढ़िया हैकर लेके आऊं टॉप नॉच, और मैं कहूं कि जो हमारा एसबीआई है उसके सिस्टम को हैक कर दो, तो उसको महीनों लग जाएंगे, हो सकता है ना भी कर पाए, है ना। लेकिन वो क्या करता है, विद इन मिनट्स, अगर कोई बग है, अगर कोई उसके अंदर फ्लॉ है, तो विद इन मिनट्स उसको ढूंढ के उसको हैक कर लेता है। कौन सा? माइथॉस, ठीक है। तो माइथॉस लॉन्च होने जा रहा है, तो उसको उसको देखते हुए भी हमें क्या करना चाहिए, अपना खुद का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, क्योंकि एआई जहां पर आएगा, ये पिछले साल आईएमएफ की रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि एआई जो है, जिस कंट्री ने एआई को इंटीग्रेट किया, वो अपनी 30 to 33% जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ा सकता है। तो एआई इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है तो सीधे सीधे हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से जुड़ता है। कैसे? जैसे अभी ऑयल भी तो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि हम ऑयल लेते हैं, क्रूड ऑयल लेते हैं, उसको रिफाइन करके बेचते हैं। तो अभी क्या हुआ, वेस्ट एशिया के अंदर वॉर हुई, जिससे इंडिया के अंदर एकदम से प्राइसेस बढ़ गए, और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारी क्या हुई, वहां पर हैम्पर हुई। क्योंकि वहां पे हमें कहा गया कि भाई तुम इससे तेल मत खरीदो, उससे तेल खरीदो, प्रेशर बनाने की कोशिश की गई इंटरनेशनली कि रशिया से तेल मत खरीदो साहब, किससे खरीदो, वहां आ जाओ, वेनेजुएला से दिलवाएंगे तेल। तो इस तरीके के प्रेशर बनाने की आगे एआई को लेके भी कोशिश की जा सकती है। इसीलिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम एआई अपना डेवलप करें। ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस के लिए भी जरूरी है, और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब ही ये है कि हम अपने डिसीजन बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के खुद ले सकें, ठीक है। कंट्रीज आर नो लॉन्गर ट्रीटिंग एआई only as private business sector, they are using AI policy as part of national power strategy, ठीक है। तो कौन कौन से कंट्रीज देखो, यूएस क्या कर रहा है, यूएस ने अभी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे ना, किसके ऊपर, कि चाइना को कोई चाइना को एनवीडिया का हाई एंड चिप नहीं बेचेगा, है ना, और कोई भी हाई एंड फैब्रिकेटेड चिप चाइना में नहीं जानी चाहिए। तो चाइना ने रॉ मटेरियल रोक दिया। तो ये भी तो एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाली बात हो गई कि भाई दोनों एक दूसरे के बिजनेस को हैम्पर कर रहे हैं, और दोनों एक दूसरे से नेगोशिएट कर रहे हैं उस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट को लेकर ताइवान तक को नेगोशिएट किया गया कि हम, तुम ताइवान से हट जाओ, ताइवान को बचाना मत, हम ताइवान को टेक ओवर करेंगे। चाइना ने ये तक कह दिया था, है ना, हम लोगों ने देखा वो सारी चीजें। इसके अलावा यूएस गवर्नमेंट वांट्स अर्ली एक्सेस टू पावरफुल एआई मॉडल्स बिफोर सम फॉरेन कंट्रीज। तो ये बहुत ज्यादा रोबस्टली क्या कर रहे हैं, उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोप भी क्या कर रहा है, यूरोप इज मूविंग फ्रॉम ओनली रेगुलेशन टू एक्टिव पब्लिक प्रोक्योरमेंट, बाय, खरीदने की कोशिश कर रहा है। क्या? बाय यूरोपियन अप्रोच इज बीइंग प्रमोटेड, कि यूरोपियन खरीदो, क्योंकि यूरोप भी चिप फैब्रिकेशन में यूएस के बाद यूरोप ही आता है। चाइना चिप फैब्रिकेशन में सबसे आगे नहीं है, उसके पास रॉ मटेरियल है, लेकिन चिप फैब्रिकेशन में सबसे आगे यूरोप और यूएस है, जिसमें कि फ्रांस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, जर्मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, ठीक है।
अर्जेंटीना भी क्या ट्राई कर रहा है कि एआई के अंदर इन्वेस्ट करके एआई के अंदर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करके क्या कर सके, रेगुलेटरी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करके अट्रैक्ट कर सके कि लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें एआई के अंदर। ठीक है। हमारी स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, सबसे पहले देखेंगे। हमारे पास आईटी सेक्टर बहुत बड़ा है, इंजीनियर्स बहुत सारे हैं, सॉफ्टवेयर टैलेंट हमारे पास बहुत ज्यादा इंजीनियर्स हैं, लार्ज डिजिटल मार्केट है, डिजिटल मार्केट तो हम लोग हैं ही सबसे बड़ी, है ना। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ठीक है। वीकनेस क्या है, इंपॉर्टेंट है, इंडिया डज नॉट येट हैव स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक फ्रंटलाइन फ्रंटियर एआई मॉडल्स। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मॉडल्स नहीं है, भाषिनी है, आदिवाणी है, सुवास है, सुपास है, उसके अलावा एआई कोश है, बहुत सारे मॉडल्स हैं, लेकिन कोई भी ऐसा मॉडल नहीं है जिसे हम दुनिया को बेच सके या जिससे हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सके। ये सब सिर्फ यूटिलिटी के लिए। जैसे सुवास है, ट्रांसलेट करता है, भाषिनी ट्रांसलेट करता है, सुपास रिसर्च करता है। ठीक है। और हम लोग तो यूज भी नहीं कर सकते, सरकारी यूज कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट यूज कर सकता है सुवास सुपास। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक हम लोगों को एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है। फ्रंटियर एआई का क्या मतलब है कि डेटा कंप्यूटिंग पावर, डेटा हमारा होना चाहिए सोवरेन, उसके ऊपर सोवरेन कंट्रोल होना चाहिए डेटा के ऊपर बेसिकली। जैसे जो डेटा सेंटर्स बन रहे हैं इंडिया के अंदर, वो मोस्टली एनवीडिया बना रहा है या सैमसंग बना रहा है, अमेजोन बना रहा है ना, ये लोग बना रहे हैं डेटा सेंटर्स मोस्टली। लेकिन इंडिया का खुद का डेटा सेंटर होना चाहिए, जैसे हमने आपके साथ डिस्कस किया एआई कोश, वो इंडिया का ऑटोनॉमस है, अपना खुद का है। तो अगर हम उस डेटा को यूज करेंगे, उसी डेटा को यूज करेंगे तो क्या कह सकते हैं कि डेटा के अंदर सोवरेन है हम, डेटा सोवरेन। तो कंप्यूटिंग पावर भी हमारी खुद की होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने डेटा तो स्टोर कर लिया, हमने डेटा सेंटर बना लिया, उसके अंदर डेटा स्टोर कर लिया, लेकिन अब उसको प्रोसेस करने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, सुपर कंप्यूटर्स कहीं और के यूज करने पड़ रहे हैं किसी दूसरे देश के। तो वो भी गलत है। वहां पे भी हमारी जो एआई सोवरेनिटी है वो लॉस होती है। ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा स्किल्ड रिसर्च इसके अंदर कमी है। एडवांस चिप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, चिप मैन्युफैक्चरिंग में तो अभी हम है ही नहीं। चिप मैन्युफैक्चरिंग और फैब्रिकेशन के लिए इंडिया ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। ठीक है, याद रखो हमेशा। जब बजट पढ़ रहे थे तब हमने ये पढ़ा था, और बजट के अंदर इसके 2.0 को लॉन्च किया गया, सेमीकंडक्टर मिशन के। ठीक है। और इससे पहले हम लोग फैब्रिकेशन के अंदर नहीं थे, इसी साल हमने फैब्रिकेशन के अंदर कदम रखा है। इंडिया कैन नॉट सिंपली आउट स्पेंड बिग एआई फर्म्स। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारा पैसा खर्च कर देंगे बिग एआई फर्म्स के ऊपर और हम लोग एआई के अंदर सोवरेन बन जाएंगे। क्योंकि इंडिया जो है रिसर्च, पूरी ओवरऑल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर अपने जीडीपी का मात्र 0.6% खर्चा करता है। और जब हम लोग टेक्नोलॉजी में पीछे क्यों है, क्यों हमने पिछले 100 साल में 150 साल में कोई ऐसा इनोवेशन नहीं कर दिया कि हम लोग दुनिया को बेच सके, क्योंकि हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई खर्चा ही नहीं कर रहे। आप जितनी भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्रीज हैं उनका खर्चा देखो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा है, हमसे बहुत ज्यादा है। चाइना हो जाए, चाहे अमेरिका हो जाए, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो जाए, उनका खर्चा हम वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे स्पेंडिंग काफी ज्यादा करते हैं, इसीलिए वहां पर ज्यादा इनोवेशंस भी होते हैं। ठीक है। अब फार्मा की एनालॉजी इसके अंदर बताई गई। फार्मा में हम लोग दुनिया भर में बेचते हैं फार्मा, है ना, दवाइयां बेचते हैं, फार्मा सर्जिकल इक्विपमेंट्स बेचते हैं, सब बेचते हैं हम लोग, लेकिन तब भी हम फार्मा के अंदर डिपेंडेंट है। तो यही चीज एआई के ऊपर भी लागू होती है। हमने डेटा अपना बना दिया, लेकिन कंप्यूटिंग हम अगर बाहर से कराते रहेंगे तो हमें किसी ना किसी कंट्री पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। जैसे फार्मा के अंदर हम दवाइयां बेच रहे हैं दुनिया भर में, लेकिन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, जिसको एपीआईज बोलते हैं, जो दवाइयों के अंदर डलते हैं, उसके लिए हम डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। चाइना से हम लोग एपीआई लेते हैं, उसकी दवाई बनाते हैं, दुनिया को बेचते हैं। ठीक है। तो अगर चाइना ने हमारा एपीआई बंद कर दिया, या कल को हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि हम तुम्हारा एपीआई बंद कर देंगे, और या फिर बंद कर दिया, तो हमारे फार्मा सेक्टर को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, है ना। तो इसलिए भी जरूरी है, इंडिया को क्या करना चाहिए, होल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की क्या अप्रोच होनी चाहिए, गवर्नमेंट सिर्फ आईटी मिनिस्ट्री ही नहीं, इसके अंदर डिफेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, कॉमर्स, टेलीकॉम, एनर्जी मिनिस्ट्री, इन सब का काम है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है।
इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा कंजम्पशन है, एनर्जी मिनिस्ट्री का भी होना चाहिए। टेलीकॉम यानी कि कम्युनिकेशन का भी काम है ना। एआई एआई किससे चलेगा, कम्युनिकेशन से चलेगा, तो टेलीकॉम मिनिस्ट्री का भी काम है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री क्योंकि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी चाहिए, डिफेंस मिनिस्ट्री भी चाहिए क्योंकि डिफेंस इक्विपमेंट्स के अंदर भी एआई आ रहा है आजकल। तो इसलिए इन सारी मिनिस्ट्रीज को कोलैब करके, जैसे पीएम गति शक्ति बनाया, उसी तरीके से इन मिनिस्ट्रीज को कोलैब करके एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी क्या करना चाहिए, गति शक्ति जैसा कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। पीएम गति शक्ति किस लिए? पूजा क्यों नहीं फिर? हाँ जी, कोई बताएगा पीएम गति शक्ति मिशन? अभी कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, और मैंने आपको बताया था कि जो सरकार है सड़क बनाती है और फिर खोद देती है, और फिर सीवर लाइन डालती है, फिर खोद देती है, फिर पाइप लाइन डालती है, फिर खोद देती है। हाँ, तुम्हारे एग्जाम चल रहे होंगे, चलो मान लिया तुम एग्जाम्प्टेड हो इससे, ठीक है। बाकी सबको तो पता होना चाहिए ना। पीएम गति शक्ति मिशन है जिसके अंदर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज का कोलैब किया गया है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। मान लो पोर्ट है तो शिपिंग मिनिस्ट्री भी है उसके अंदर, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री भी है उसके अंदर, और उसके अंदर एविएशन मिनिस्ट्री भी है क्योंकि एयरपोर्ट्स भी उसके अंदर आ गए। तो पोर्ट, एयरपोर्ट, जितने भी लॉजिस्टिक्स के सामान हो गए, लॉजिस्टिक वाली सर्विसेज हो गई, तो इन सबको क्या करेंगे, एक साथ डेवलप करने की बात है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की बात है, ताकि ऐसा ना हो कि हमने पोर्ट तो बना दिया लेकिन वहां रोड ही नहीं है, तो ट्रक पहुंच ही नहीं पा रहे, एक्सपोर्ट हो ही नहीं पा रहा, पोर्ट बना हुआ रखा है, एयरपोर्ट बन गया लेकिन सड़क ही नहीं है। तो कनेक्टिविटी को कैसे बेहतर तरीके से, रेलवे मिनिस्ट्री भी उसके अंदर आती है, तो सब चीजों को एक साथ डेवलप करने के लिए क्या बनाया गया, पीएम गति शक्ति मिशन है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इंडिया एआई मिशन, इंडिया एआई मिशन के अंदर हम लोग बात करेंगे कौन कौन से हम लोगों ने अभी तक बना लिए हैं एआई इंटरफेस, ठीक है ना। इंडिया इंडियाज इजराइल हैबिट मीट्स बेस्ट एशियन रियलिटीज। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। क्या कह रहे हैं इसके अंदर, कह रहे हैं कि इंडिया को क्या हुआ है, इंडिया को इजराइल की हैबिट हो गई है, आदत पड़ गई है। क्यों पड़ गई है आदत? मीनिंग ऑफ इजराइल हैबिट, इंडिया हैज डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक कंफर्ट विद इजराइल। हमें कंफर्टेबल महसूस होता है इजराइल के साथ। क्यों? क्योंकि डिफेंस में कोऑपरेशन है, हम उनसे बराक लेते हैं, स्पाइडर मिसाइल लेते हैं, बराक वो लेते हैं, मिसाइल लेते हैं, बराक 8, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स हम इसराइल से परचेज करते हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग, इसराइल हमारे साथ इंटेलिजेंस भी शेयर करता है। अगर कोई इंटेल है किसी टेररिस्ट एक्टिविटी का या किसी भी एक्टिविटी का, तो वो भी शेयर करता है। काउंटर टेररिज्म एक्सपीरियंसेस, तो काउंटर टेररिज्म एक्सपीरियंसेस भी इंडिया और इसराइल के सिमिलर से हैं। वो भी टेररिज्म से ग्रसित है, हम भी टेररिज्म से ग्रसित हैं। साइबर एंड सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी काफी एडवांस है उनकी, तो हमें उनसे मदद मिलती है। एग्रीकल्चर वाटर टेक्नोलॉजी के अंदर अभी हमने इसराइल के साथ एक पार्टनरशिप की है वाटर टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। पॉलिटिकल कन्वर्जेंस ऑन टेररिज्म, टेररिज्म के ऊपर हमारा पॉलिटिकल कन्वर्जेंस, यानी कि एक ही जगह हम लोग एक ही पायदान पे खड़े हुए दिखाई देते हैं, कन्वर्ज होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि दोनों ही किससे, टेररिज्म से परेशान है। हम पाकिस्तान के टेररिज्म से परेशान है, वो हमास के और हिजबुल्लाह के टेररिज्म से परेशान है, हम लश्कर तैयबा से परेशान है, जैश ए मोहम्मद से परेशान है। तो परेशानियां दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो क्या कह रहे हैं, इंडिया इजराइल टाइज आर, ये कह रहे हैं बट द आर्टिकल वॉन्ट्स दैट दिस कंफर्ट हैज बिकम अ हैबिट। अब ये कंफर्ट क्या बन गया है, आदत बन गई है हमारी। एंड हैबिट में रिड्यूस स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी, और जब आदत बन जाती है, जैसे आप लोग शुरू शुरू में 100 क्या सिगरेट पीना शुरू करते हो, है ना, फिर धीरे धीरे वो आदत बन जाती है, और जब वो आदत बन जाती है तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है उस सिगरेट को छोड़ने की। फिर आपको लगता है कि सिगरेट के बिना जिंदगी नहीं है, और सुबह वॉशरूम जाने से पहले सिगरेट की जरूरत है ना। तो वो क्या बन गई, अब हैबिट बन गई। अब उस हैबिट को तोड़ना मुश्किल है, लेकिन जब तक आप फ्लेक्सिबल थे, अब ऐसा करना मत, ट्राई करके मत देखना कोई कि सिगरेट पी के देखता हूँ छोड़ी जाएगी या नहीं छोड़ी जाएगी।
ये मत करके नहीं छोड़ी जाएगी, वो नहीं छोड़ी जाती है क्योंकि हर दुकान पे मिल रही है 10 रुपए की, है ना। आजकल महंगी हो गई होगी, हर दुकान पे 10 रुपए की मिल रही है, तो वो फिर वो ऐसी हैबिट बन जाती है कि वो छूटती नहीं है, बहुत दिक्कत करती है। तो जब हम लोग प्रिपरेशन के फेज में होते हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उस टाइम स्ट्रेस ऑब्वियसली ज्यादा होता है। तो उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कई बच्चे क्या करते हैं, इस तरीके की चीजों का सहारा लेते हैं, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, पान, तंबाकू। तो इन सब चीजों को ट्राई करके मत देखना, वो फिर नहीं छूटता। ठीक है, ये क्या हो गया? अच्छा, इसके ऊपर एक कीड़ा बैठा होगा, वो इसको जूम आउट तो करिए, आप जूम इन नहीं हो रहा है, बताओ। वो मेरे से अच्छा चला लेता है इसको, देख रहे हो। खैर, आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है ये कि क्या लिखा हुआ है? आप लोगों को दिखाई दे रहा है जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं? नहीं दिखाई दे रहा था ना? फिर से खोल लेते हैं, कोई बात नहीं, इस बार पूरा खुलना चाहिए बड़ा। हाँ, सही आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से इंडिया को किसकी आदत पड़ चुकी है? इंडिया को आदत पड़ चुकी है इसराइल की। लेकिन अब इस आर्टिकल में ये बात कह रहे हैं कि इंडिया को इसराइल की आदत तो पड़ चुकी है, लेकिन वेस्ट एशिया का जो डायनेमिक्स है वो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। वॉर के बाद, वॉर के बाद क्या, अभी वॉर चल ही रही है, खत्म तो हुई नहीं है। तो डायनेमिक्स चेंज हो रहा है, तो उससे इंडिया को क्या फर्क पड़ने वाला है कि इंडिया के जो रिलेशनशिप्स हैं विद अदर कंट्रीज, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, इसराइल है, कतर है, ओमान है, तो ये सारे ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ईरान हमारे लिए एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट है ना। और इसराइल हमारे लिए डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। और कतर हमारे लिए गैस के लिए इंपॉर्टेंट है। और यूएई हो गया, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएई, क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है इंडिया के अंदर, मिडिल ईस्ट का सबसे ज्यादा रेमिटेंस यूएई से आ रहा है ना। तो सारे देश हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को अपने मेंटेन करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, और साथ में हमको अपने रिश्तों को डाइवर्स करना पड़ेगा, यानी कि हमको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा यहाँ पे, जो कि इंडिया के लिए मुश्किल होगा अगर हमने इस हैबिट को नहीं छोड़ा। क्या कह रहे हैं, इंडिया इजराइल टाइज आर वल्नरेबल, वल्नरेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है इंडिया इजराइल टाइज के अंदर भी, क्योंकि इसराइल भी एक ऐसी पोजीशन पे है जहां पर उसने बहुत सारे ऐसे काम कर दिए हैं जो कि इररिपेरेबल है, जैसे जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स, है ना। तो सर ऐसे कंट्री, हाँ जी। ये जो अभी आपने बताया था इररिलेवेबल, ये क्या होता है? क्या चीज? ये जो अभी आपने बताया था इररिलेवेबल, इसका मतलब क्या है? इररिवर्सेबल, जिसको रिवर्स ना किया जा सके, जिसको वापस वैसा ना बनाया जा सके जैसा पहले था। ठीक है, जिसको ठीक ना किया जा सके बेसिकली। ठीक है, तो इररिवर्सिबल लॉस हमको हो सकता है इसके अंदर। कैसे? वेस्ट एशिया बदल रहा है। ईरान को लोग समझते थे कमजोर है, क्योंकि उसके ऊपर इतने 30-40 साल से सैंक्शंस लगाए हुए यूएस ने। तो दुनिया क्या सोचती थी कि बड़ा कमजोर हो चुका होगा, इकोनॉमिकली भी कमजोर हो चुका होगा, और मिलिटरीली भी कमजोर हो चुका होगा। यही सोच के यूएस और इसराइल ने इसके ऊपर हमला किया था। लेकिन ईरान जो है इस वॉर के बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर बन के निकला। कैसे? कि इसराइल, ईरान ने जो वेस्ट एशिया के अंदर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है, भले ही वो प्रॉक्सीज के थ्रू है, हिजबुल्ला है, हमास है, हूथी रिबेल्स हैं, इसके अलावा भी सीरिया के अंदर, सीरिया और एक और कंट्री, सीरिया के अंदर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर ये ईरान से, देखो मैप पे देखो, समझ में आता सारा। इराक, इराक है, सीरिया है, इसके अंदर भी अपना ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें ईरान ने बनाया हुआ है कि यहां तक हिजबुल्ला तक इसके कनेक्शन पूरे पूरे हैं। ईरान से लेके इराक, सीरिया, और यहाँ तक पूरा लैंड से कनेक्शन है इनका पूरा। अगर कोई चीज सप्लाई करनी है, लोगों को सप्लाई करना है, हथियारों का सप्लाई करना है, तो ये पूरा रूट ये लोग यूज करते हैं सीरिया के अंदर से और
इराक के अंदर से होते हुए, क्योंकि इराक और सीरिया भी सेम ही दुश्मन से लड़ रहे हैं, है ना? तो यहाँ का डायनामिक्स बड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ईरान, इराक और सीरिया ये हम लोग देख तो रहे हैं साथ हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब इराक ने ईरान के ऊपर हमला किया और 8 साल लगातार इन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं। कब? 1980s में, ठीक है? सऊदी अरेबिया हम लोग देख रहे हैं, यमन, ओमान, ये नीचे वाले जो कंट्रीज हैं, ये मोस्टली माने जाते हैं यूएस एलाइज हैं, क्योंकि आप देखो कुवैत के अंदर यूएस का वो है आर्मी बेस, है ना? कतर के अंदर है सेंटकॉम का बेस है, हेडक्वार्टर, हाँ, क्योंकि उसके पास सबसे दुनिया की सबसे ज्यादा गैस है, नेचुरल गैस, दुनिया की सबसे ज्यादा नेचुरल गैस है कतर के अंदर, ठीक है? और वहां के गैस फील्ड के ऊपर भी हमला करने की ईरान ने कोशिश की थी अभी जब वॉर चल रही थी, ठीक है? तो ये सारे कंट्रीज यूएस के एलाइड माने जाते हैं, लेकिन डायनामिक्स कैसे चेंज हो रहे हैं और कैसे चेंज हो सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि यूएस इस बार इन लोगों को प्रोटेक्ट कर नहीं पाया ईरान वॉर के अंदर, बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट थोड़ी कर पाया। तो इनके अंदर भी क्या है, एक शंका पैदा हो गई है कि क्या यूएस हमको प्रोटेक्ट हमेशा कर भी पाएगा या नहीं। तो इसीलिए ये सारे कंट्रीज भी क्या देख रहे हैं, और कंट्रीज के साथ डिफेंस पार्टनरशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारे कंट्रीज डिफेंस के लिए अभी तक यूएस के ऊपर ही डिपेंडेंट थे, क्योंकि ये क्या कहते थे कि हम जो तेल बेचेंगे डॉलर में बेचेंगे, बस तुम हमें प्रोटेक्शन देते रहो। ये इनका एग्रीमेंट था। उस एग्रीमेंट को हम लोग डिटेल में किसी दिन बात करेंगे, और पेट्रो डॉलर जो कंसेप्ट है उसको भी समझेंगे, है ना? अब वापस आ जाते हैं अपने इस पे। अब ये कह रहे हैं कि ईरान को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसराइल के साथ तो रिश्ते हमारे अच्छे हैं ही, उसको बना के रखना है, लेकिन ईरान को भी हम क्या इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ में हमारा चाबहार पोर्ट है, साथ में हमारा सेंट्रल एशिया के साथ जो कनेक्टिविटी बनती है वो ईरान से बनती है, क्योंकि ना तो पाकिस्तान ना चाइना हमको सेंट्रल एशिया कोई जाने नहीं देता, ईरान की तरफ से हमने रास्ता बनाया हुआ है सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी। और पाकिस्तान चाइना के एक्सेस को बैलेंस करने के लिए भी हम लोग उसका यूज करते हैं, ईरान का। अफगानिस्तान ईरान का बहुत अच्छा दोस्त माना जाता है, तो अफगानिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए भी हमारे को ईरान की जरूरत है ना? रीजनल स्टेबिलिटी गल्फ के अंदर, और इंडियन डायस्पोरा की सेफ्टी जो है, वेस्ट एशिया के अंदर इंडियन डायस्पोरा 1 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं, ठीक है? तो वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इंडिया गल्फ डिपेंडेंट, हम गल्फ पे डिपेंडेंट हैं रेमिटेंसेस को लेके, वर्कफोर्स को लेके, जो हमारे वर्कर्स वहां पर काम करने के लिए जाते हैं यूएई के अंदर। सुन लो ना, दुबई काम करने के लिए गए हुए हैं, कहाँ गए? दुबई काम करने के लिए जा रहे हैं। तो वो क्या है, वर्कर्स हैं, वो रेमिटेंस भेजते हैं इंडिया, उससे हमारा सीएडी के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, ठीक है? फिलिस्तीन फैक्टर, फिलिस्तीन फैक्टर हमने शुरू में डिस्कस किया कि वहां पर फिलिस्तीन के अंदर जो इसराइल जेनोसाइड कर रहा है, और जो वहां के अभी 10 लड़कों को, छोटे बच्चों, 10 साल के बच्चों को टेररिस्ट बोल के उसने मार दिया, ठीक है? तो उससे क्या होगा, उससे हमारे स्टैंड पे, हमारे स्टैंड पे फर्क पड़ेगा, और ग्लोबली हम लोग क्या हो जाएंगे कि हम लोग एक ऐसे देश के साथ खड़े हैं जो जेनोसाइड कर रहा है, वॉर क्राइम्स कर रहा है, ह्यूमैनिटेरियन लॉ का वायलेशन कर रहा है। अब देखो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है, कि हिस्टोरिकली हम लोग फिलिस्तीन को भी सपोर्ट करते आए, हम लोग वहां पर टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करते आए हमेशा से। रिकॉग्निशन दे रखा है, हाँ। रिकॉग्निशन बेसिकली ये देखना पड़ेगा कि इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया हुआ या नहीं किया हुआ, लेकिन जो इंडिया का स्टैंड है उसके ऊपर वो ये है कि हम टू नेशन पॉलिसी मानते हैं, कि वहां पर इसराइल भी होना चाहिए और वहां पर फिलिस्तीन भी होना चाहिए, ठीक है? ऑफिशियली हमने उसको रिकॉग्नाइज किया हुआ या नहीं किया हुआ, ये एक बार इंटरनेट पे चेक करो ना, देखो, ठीक है? तो इंडिया को बैलेंस पोजीशन बना के चलना पड़ेगा। मैं ही देखता हूँ, रुको, मेरे ख्याल से तो किया हुआ है। हम्म, करा हुआ है ना? हाँ, करा हुआ है उसको रिकॉग्नाइज, ठीक है? अब यूएस इसराइल डिफरेंसेस, यूएस अलग है और इसराइल अलग है। यूएस क्या है? यूएस
अच्छा, हम लोग ये समझ सकते हैं कि यूएस और इजराइल का आपस में अलायंस है ना? लेकिन अगर हम इजराइल के साथ अलायंस बनाएंगे, इससे हमारा ऑटोमेटिक अलायंस यूएस के साथ नहीं बन जाएगा, ये समझने की जरूरत है। ठीक है, तो इसलिए भी इंडिया को जो इजराइल के ऊपर डिपेंडेंस है उसको कम करने की जरूरत है। ठीक है, उसके अलावा यूरोप भी हमारे लिए एक फैक्टर है और ईरान तो है ही। ठीक है, तो इसको हल्का सा रीड कर लेना, बाकी सारी चीजें कह रहे हैं कि बियॉन्ड बाइनरी चॉइसेस हमको बनानी पड़ेगी। बाइनरी चॉइसेस नहीं बना सकते यहाँ पे हम कि ईरान या इजराइल एक को चूज कर लो, नहीं। इजराइल या फिलिस्तीन एक को चूज कर लो, नहीं। यूएस या ईरान एक को चूज नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें बैलेंस बना के चलना है। इंडिया नीड्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, नॉट ऑटोमेटिक अलाइनमेंट। ऑटोमेटिक अलाइनमेंट में नहीं फंसना है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बना के रखना है और आगे बढ़ना है। इंडिया इजराइल के रिलेशनशिप और ईरान के रिलेशनशिप यहाँ पे एक चार्ट में आ गए, और ये सारी चीजें हम लोगों ने ऊपर डिस्कस करी ली। बराक खरीदते हैं, फाल्कन खरीदते हैं, अवाक्स, फाल्कन अवाक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हेरॉन ड्रोन खरीदते हैं हम इनसे। एग्रीकल्चर के अंदर हेल्प करते हैं, वाटर टेक्नोलॉजी के अंदर हेल्प करते हैं हमारी। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, हल्का सा याद रखेंगे। इंडिया एंड फॉरेन, फोर्सिंग स्टूडेंट टू लर्न एटलीस्ट। अच्छा, ये वाला आर्टिकल हमने डिस्कस ही नहीं किया है इसके अंदर। ठीक है, इसको छोड़ दो। एक ये है, हमने अभी देखा आईआईपी का डेटा आया है ना, और उससे पहले आईसीआई का डेटा आया था, सीआईसी का डेटा, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, है ना, आईसीआई का डेटा आया था। और आईआईटी का डेटा और आईसीआई का डेटा कुछ मिसमैच सा था, इसको मैंने कल भी पॉइंट आउट किया था, है ना। कहा था कि भाई ये डेटा शायद इसलिए अलग है क्योंकि इनका बेस ईयर अलग है। तो उसी पॉइंट को यहाँ पर उठा रहे हैं कि भाई आईआईपी का डेटा तो कह रहा है कि ग्रोथ हो रही है, 5.1% से इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग 5.5% से ग्रो कर रही है, लेकिन बाकी के डेटा इस डेटा से मिसमैच कर रहे हैं। सीधे सीधे उसी पॉइंट को यहाँ पर इन्होंने उठाया है। आईआईपी क्या होता है आप लोगों को पता है, मॉसपीस को रिलीज करता है और 4.9 से 5.1 पे चले गए, मैन्युफैक्चरिंग में 5.5। जबकि अगर हम देखें तो कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज जो है सेकंड लोएस्ट था, सेकंड लोएस्ट ग्रोथ इन 21 मंथ्स इन मई। जब 40% वेटेज वाली इंडस्ट्रीज सेकंड लोएस्ट परफॉर्म कर रही हैं पिछले 21 महीनों में, तो फिर बाकी के अच्छा अच्छा कैसे परफॉर्म कर पा रही है। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट बढ़ा है, 4 ईयर हाई पे है अप्रैल के अंदर, और ऑल टाइम हाई पे है मई में। दुनिया अभी तक भारत के इतिहास में मई के अंदर हमने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इंडिया को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मर्चेंडाइज का मतलब है कि हम गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ग्रीव वेल इन अप्रैल एंड मई। ठीक है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का ड्यूरेबल गुड्स हमने देखा था वो लोग ज्यादा खरीद ही रहे हैं, है ना। नॉन ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर कम खर्चा कर रहे हैं, ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, चॉइसेस है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कह रहे हैं, वाई द डेटा लुक्स पॉजिटिव। पॉजिटिव दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो स्ट्रांगली, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 5.5% की ग्रोथ देखने को मिली। कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल इंप्रूव 7.6 एंड 3.3 समथिंग, है ना, 3.4। डोमेस्टिक कंजम्पशन में भी रिवाइव, डोमेस्टिक कंजम्पशन रिवाइव हो रहा है, ऐसा हो सकता है। लेकिन इसके अंदर हाँ, ड्यूरेबल गुड्स जैसे जो लंबे समय तक चले, मोटरसाइकिल, टीवी, फ्रिज। नॉन ड्यूरेबल कुरकुरे, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, जो आपने खा पी के खत्म कर दिया, मैगी, खाने पीने जो जो चीज ड्यूरेबल नहीं है, दूध, अंडा, चावल, ये सारी चीजें नॉन ड्यूरेबल है। ठीक है, तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स तो खरीदना कई बार कुछ चीजों के लिए मजबूरी होता है ना। ये चावल, आटा वो तो मजबूरी है, खरीदना ही है ना। लेकिन नॉन ड्यूरेबल गुड्स का कंजम्पशन बढ़ता है, इसका मतलब लोग अपनी चॉइसेस से खर्चा कर रहे हैं। बाइक खरीद रहे हैं, चॉइस है। गाड़ी खरीद रहे हैं, महंगी गाड़ी खरीद रहे हैं, वो चॉइस है, सस्ते भी खरीद सकते थे। अगर ग्रोथ दिख रही है इसका मतलब महंगी गाड़ी खरीद रहे हैं, यानी कि चॉइस पे जा रहे हैं लोग। ठीक है, एक्सपोर्ट डिमांड अपीयर्स स्ट्रांग, एक्सपोर्ट के अंदर बढ़ा है हमारा। वेस्टर्न एशिया क्राइसिस डिड नॉट सीवियरली डैमेज इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। ये पॉजिटिव डेटा जो हमको बता रहा है, ये पॉजिटिव है उसके। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ऑन द सरफेस द आईआईपी डेटा सजेस्ट इंडस्ट्रियल रिकवरी एंड मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ। ऑन द सरफेस तो हमको यही लग रहा है देख के, लेकिन ये कह रहे हैं कि वाई द आर्टिकल रेज डाउट्स। डाउट्स क्यों है इसके ऊपर, कह रहे हैं कि डोमेस्टिक डिमांड डाउट में है। कह रहे हैं कि हमने वो तो देखा
कि वहां पर डोमेस्टिक डिमांड बढ़ रही है, लेकिन जीएसटी रिवेन्यू कलेक्शन क्यों नहीं बढ़ा? फिर जीएसटी रिवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ना चाहिए था। अगर मैं ज्यादा सामान खरीदूंगा दुकान पे जाके, तो हर सामान खरीदने के लिए जीएसटी भरूंगा ना, तो जीएसटी का रिवेन्यू कलेक्शन भी सरकार का बढ़ना चाहिए था। कह रहे हैं जीएसटी रिवेन्यू ग्रोथ फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रांजिशन हैज स्लोड। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ा है, ऐसा इस डेटा से तो नहीं लगता। कह रहे हैं डोमेस्टिक कंजम्पशन में नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग एज आईआईपी सजेस्ट। आईआईपी जो कह रहा है उतना स्ट्रॉन्ग हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन है, ऐसा नहीं है। कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट डिमांड में भी पुशिंग इंडस्ट्रियल आउटपुट, जो ग्रोथ दिख रही है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 5.5% ग्रोथ, वो इसलिए दिख रही है क्योंकि हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट बढ़ा है, ठीक है, हमारा कंजम्पशन नहीं बढ़ा। अब कंजम्पशन बढ़ना बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि अगर एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होगी, तो कल को अगर दुनिया के अंदर कोई क्राइसिस आया, तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो हमारा सामान है, वो हम कहाँ बेचेंगे? तो क्या हो सकता है? इकोनॉमिक स्लो डाउन आ सकता है, क्योंकि हम डिपेंडेंट हो जाएंगे दुनिया के ऊपर, ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी बढ़ाता है। और एक और इन्होंने बोला कि मेथोडोलॉजी चेंज की गई है, तो उस वजह से भी हमको हो सकता है कि आईआईपी का जो डेटा है वो बहुत बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कह रहे हैं कि पहले हम लोग आईआईपी डिफ्लेटर होता है, आईआईपी डिफ्लेटर बोले तो जैसे हमने क्या करा, हम लोगों ने एक बेस ईयर ले लिया। आईआईपी को कैलकुलेट कैसे करेंगे? हमने एक बेस ईयर ले लिया सबसे पहले। क्या है आईआईपी का बेस ईयर? 2020, 324, 22, 23 है इसका। आईआईपी का अलग है। 2022, 23 हमने इसका बेस ईयर ले लिया, यानी कि 2022, 23 वाले फाइनेंशियल ईयर में जितना प्रोडक्शन हुआ, जितना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ, उसको हमने क्या मान लिया? उसको हमने 100 मान लिया, ठीक है। फिर हमने 25, 26 का देखा, 2025, 2026, 2025, 26, ठीक है। इसके अंदर हमने कितना प्रोडक्शन किया? मान लो जब हमने यहां पर 100 किया था, यहां पर हमने 105.1 कर दिया, तो 5.1% क्या हो गया? हमारा आईआईपी रेट हो गया, है ना। लेकिन चीजों की महंगाई भी तो बढ़ी होगी, तो चीजों की महंगाई के बढ़ने का इफेक्ट ना पड़े इस डेटा के ऊपर, इसलिए क्या करते हैं, इसको बोलते हैं डिफ्लेटर, यानी कि डिफ्लेट कर देता है। क्या करता है? डिफ्लेट। अर्लियर मेथड हम लोग क्या यूज कर रहे थे? हम लोग डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स को डिफ्लेटर की तरह यूज कर रहे थे, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में जितनी महंगाई बढ़ी हुई दिख रही है, उसको यहाँ माइनस कर देंगे, तो वो डिफ्लेटर यहाँ से माइनस हो जाएगा, महंगाई का असर इस डेटा के ऊपर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो करेक्ट डेटा निकल के आएगा। लेकिन इस बार हमने क्या किया? इस बार मॉस्पी ने पीपीआई से कर दिया। जो डिफ्लेटर यूज किया वो पीपीआई का किया। पीपीआई क्या है? नई सीरीज है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स प्रोड्यूसर लेवल पे महंगाई को देखता है। हालांकि सुनने में आपको ठीक लग सकता है कि हाँ, प्रोडक्शन के लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो पीपीआई को यूज करना चाहिए, बात ठीक है। लेकिन a deflator is used to remove the effect of price rise from nominal value so that real production growth can be calculated। ठीक है, क्यों मैटर करते हैं? चेंजिंग द डिफ्लेटर कैन चेंज द फाइनल ग्रोथ नंबर्स। सीधे सीधे नंबर के ऊपर इफेक्ट डाल सकता है। अगर सीधी सीधी बात है ना, पहले मैं 100 में से 5 माइनस कर रहा था, अब मैं 100 में से 3 माइनस कर रहा हूं, तो जब हम माइनस ही अलग चीज कर रहे हैं, अलग ही चीज को माइनस कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट तो अलग आएगा ही आएगा, है ना। तो इसलिए भी हम लोगों को ये कह रहे हैं कि ये बढ़ा हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अंदर ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि भाई मॉस्पी ने क्यों चेंज किया, पहले क्यों नहीं चेंज किया? जब 1 जून को ये पीपीआई रिलीज किया तो तब क्यों नहीं चेंज किया जून के अंदर, अब क्यों चेंज कर रहे हैं? तो ये सारी चीजें इसके अंदर पूछी गई, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। हमको पता होना चाहिए डब्ल्यूपीआई क्या होता है, पीपीआई क्या होता है। डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स, पीपीआई प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स, ठीक है। दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है किसी को। एनीवन ऑनलाइन किसी को पूछना हो पीपीआई डब्ल्यूपीआई के बीच में अंतर, आप लोगों के तो एग्जाम में आएगा ही आएगा, आया हुआ है, रखा है, मेरे को दिखाई दे रहा है आपके एग्जाम में लिखा हुआ है ये क्वेश्चन। स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन पीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई, आना ही है, क्योंकि पिछले साल क्वेश्चन आया स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई, उससे पिछले साल क्वेश्चन आया था
राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सीपीआई। उससे पिछले साल क्वेश्चन आया था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो इस वाले एरिया से एक क्वेश्चन आता ही आता है, और इस साल ही आएगा, इस साल ही आएगा। अब जो भी कंपटीशन का पेपर देने जाओगे आप लोग, आपको पीपीआई उसके अंदर दिखाई देगा गारंटी से, ठीक है। इसके अलावा देखो, ये कह रहे हैं कि भाई वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल तो जरूर रहा है, लड़ाई चल रही है, और हम लोगों ने आकलन भी किया था स्टार्टिंग में कि भाई इससे हमारे रेमिटेंसेस गिर सकते हैं। रेमिटेंसेस क्या होते हैं? जो भारत में पैसा भेज रहे हैं बाहर काम करके, है ना। हमने अंदाजा लगाया था कि रेमिटेंस गिर जाएगा, लेकिन रेमिटेंस बढ़ गया। अब इसका भी कारण देखेंगे, क्यों बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, कितना बढ़ गया, है ना। देखो, despite West Asia crisis, India's net remittance from Gulf countries increased sharply in April 2026. This is second month of अप्रैल, क्या है, सेकंड मंथ ऑफ कंफ्लिक्ट है, दूसरा महीना है कंफ्लिक्ट का, और सबसे ज्यादा बढ़ा है कितना, 70%। लास्ट ईयर से 70% ज्यादा रेमिटेंस आया है इस बार, लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें, ठीक है। कहां से? सबसे ज्यादा यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, इन देशों से सबसे ज्यादा रेमिटेंस आया है। तो क्यों आया सबसे ज्यादा, ज्यादा कैसे आया रेमिटेंस, है ना। रेमिटेंस इंपॉर्टेंट क्यों है, ये तो आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे हाउस होल्ड को भी वो सपोर्ट करता है। उसके अलावा वो भेजते ही इसलिए ताकि यहाँ पे जो लोग हैं वो खर्चा कर सके, अपना घर चला सके। साथ में जो फॉरेक्स है उसके अंदर भी वो ऐड होता है। तो फॉरेक्स में ऐड होता है तो क्या, जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, उसके अंदर भी वो पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हिमांशु ने मेरे ख्याल से ये वाला कंसेप्ट अभी तक हमारे साथ नहीं पढ़ा, पढ़ा होगा ऑब्वियसली, लेकिन हमारे साथ नहीं पढ़ा ये कंसेप्ट ना, फॉरेक्स वाला। अब इंडिया को अगर कुछ भी इंपोर्ट करना है, अगर हमको कुछ भी इंपोर्ट करना है, तो हम कहां से इंपोर्ट करेंगे? किसी भी कंट्री से इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमको क्या देना पड़ेगा उन्हें? उसके लिए हमको उन्हें डॉलर देना पड़ेगा। और ये डॉलर हम कहां रखते हैं? फॉरेन फॉरेक्स में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व में, ठीक है। अब जो रेमिटेंसेज आते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं, और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उससे जो पैसा आया वो भी इसके अंदर आया। तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा रेमिटेंस आएगा, जितना ज्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, ठीक है। फिर हम इससे इंपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। अगर फॉरेक्स रिजर्व कम होगा तो क्या करना पड़ेगा? हमें बीओपी के अंदर, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? मैंने 100 रुपए का सामान आपसे खरीदा और 200 रुपए का सामान आपको बेच दिया, तो मेरी तरफ क्या हुआ, मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या हुआ, सरप्लस में आ गया, 100 रुपए सरप्लस में आ गया। आप 100 रुपए आप किस में आ गए? सीएडी, करंट अकाउंट डेफिसिट में आ गए आप 100 रुपए के, है ना। 100 रुपए आप मुझे दोगे, है ना। तो इसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है। उसके लिए एक खाता है फॉरेक्स, फॉरेक्स से हम लोग क्या करते हैं, खर्चा करते हैं, उसी के अंदर हमारा एक्सपोर्ट का पैसा आता है, रेमिटेंस का पैसा आता है, इंटरेस्ट का पैसा आता है, तो सारे पैसे इसके अंदर आते हैं, ठीक है। इसी से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट चलता है, ठीक है। तो रेमिटेंस डिपेंड किसके ऊपर करता है? लेबरर्स के ऊपर, जो एम्प्लॉइज वहां पर है ना, उनकी वेजेस कैसी चल रही है, उनकी वेजेस कम तो नहीं हुई, तो इन सब चीजों के ऊपर। अच्छा, कोविड-19 के टाइम पे भी रेमिटेंसेस बढ़ गए थे, ज्यादा रेमिटेंसेस आए थे, है ना। अब भी ज्यादा आए हैं, तो ये माना जा रहा है कि ये जो पैसे आए हैं ये कॉशियस ट्रांसफर है। कॉशियस ट्रांसफर मतलब, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी में क्या है कि कभी भी वो देश छोड़ के इंडिया वापस आना पड़ सकता है, तो वो लोग ज्यादा पैसा इंडिया में भेज रहे हैं ताकि एक उनके लिए भी एक सेफ्टी नेट इंडिया के अंदर क्रिएट हो सके, ठीक है। तो इसलिए ये 70% बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक जॉब लॉसेस या ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला है कि इंडियंस की जॉब्स गई हो बहुत ज्यादा मिडिल ईस्ट के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर। तो ठीक है, रीजनल इम्पैक्ट, हाउस होल्ड कंजम्पशन के ऊपर इम्पैक्ट,
जो रेमिटेंसेज आते हैं, तो एजुकेशन के अंदर खर्चा होता है, हाउसिंग के अंदर, मैरिज एक्सपेंसेस इससे मीट आउट होते हैं। रीजनल इम्पैक्ट केरला हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, यहाँ से सबसे ज्यादा लोग जाते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर काम करने के लिए। आंध्र प्रदेश से बहुत लोग जाते हैं काम करने के लिए, है ना। तो ठीक है, बाकी सारी चीजें मतलब कंसेप्चुअली यही बात है, बाकी सारी चीजें इसके अंदर वही दे रखे हैं जो कंसेप्चुअली हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि रेमिटेंस का क्या फायदा है, वो कहाँ पे यूज होता है फॉरेक्स के अंदर। तो हमें सिर्फ इतना समझना है कि फॉरेक्स अभी भी बढ़ा है हमारा, इवन बहुत ज्यादा बढ़ा है, शार्पली बढ़ा है, 70% इंक्रीज है लास्ट ईयर से। एक ही है, इंडिया सीक्स क्लैरिटी एज टिपिंग पॉइंट्स रॉक बॉर्न क्लाइमेट टॉक्स। बॉर्न क्लाइमेट टॉक्स क्या है? यूएनएफसीसीसी आप लोगों ने सुना होगा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब उसके अंदर सीओपी की मीटिंग होती है हर साल। उस सीओपी की मीटिंग से पहले होता है बॉर्न समिट। इस बॉर्न समिट के अंदर इस साल क्या हुआ है, मेरा है, ठीक है। इस बॉर्न समिट के अंदर इस साल क्या हुआ है कि इंडिया ने टिपिंग पॉइंट जो होता है, टिपिंग पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन उठाया। टिपिंग पॉइंट क्या है? टिपिंग पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर क्लाइमेट चेंज इतना हो जाए कि अब उसको वापस ठीक ना किया जा सके। यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसके अंतर्गत सीओपी होता है। पेरिस एग्रीमेंट कितनी बार पढ़ चुके हो, इंडिया के एनडीसी कितनी बार पढ़ चुके हो, तो वो सारे इसी के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो बॉर्न क्लाइमेट, बॉर्न जर्मनी के अंदर है, याद रखेंगे, सबसे पहले पूछ लेता कई बार। तो टिपिंग पॉइंट के ऊपर इंडिया ने क्वेश्चन उठाया और इंडिया और यूरोप के बीच में डिबेट हुई है इसके ऊपर। क्या कह रहे हैं? टिपिंग पॉइंट क्या होता है कि ऐसा पॉइंट जहां से क्लाइमेट चेंज इरिवर्सिबल हो जाए, उसको वापस ठीक ना किया जा सके क्लाइमेट चेंज को। जैसे आर्कटिक सी आइस मेल्टिंग, आइस मेल्ट हो गई तो उसको वापस जमाया नहीं जा सकता। आर्कटिक आइस अगर मेल्ट हो गई, उसको वापस थोड़ी, वहां फ्रीजर थोड़ी लगा दोगे आप लोग जाके, नहीं जमा पाओगे। ग्रीनलैंड आइस शीट कोलैप्स, नहीं जमा पाओगे। अमेजोन रेन फॉरेस्ट डाई बैक, अगर अमेजोन रेन फॉरेस्ट मर गया और वहां पर डिफॉरेस्टेशन की वजह से आज जो हम रेन फॉरेस्ट देख रहे हैं, कल को वो सवाना में कन्वर्ट हो गया तो वापस रेन फॉरेस्ट नहीं बना पाओगे उसको। एटलांटिक मेरीडियोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, तो जो एटलांटिक ओशन के अंदर, जैसे हम लोग इंडियन ओशन के अंदर वाटर सर्कुलेशन देखते हैं जिससे कि बारिश, मानसून, ये सब चीजें कंट्रोल हो रही है ना। ऐसे अटलांटिक ओशन के अंदर जो सर्कुलेशन है उसको बोलते हैं एटलांटिक मेरीडियोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। ये वहां की बारिश को कंट्रोल करता है। अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता। पानी का टेम्परेचर, समुद्र का टेम्परेचर बढ़ा 1.5 डिग्री 2 डिग्री, कोरल रीफ मर जाएंगी, उनको वापस जिंदा नहीं कर पाओगे, है ना, नहीं कर पाएंगे ना। ये इरिवर्सिबल लॉस है। तो ये इसको बोलते हैं टिपिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? टिपिंग पॉइंट। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इंडिया का क्या कहना है, इंडिया का स्टैंड है कि भाई ये जो टर्म है टिपिंग पॉइंट, इसको कैजुअली यूज नहीं किया जाना चाहिए, इसको साइंटिफिकली बैक्ड होना चाहिए। साइंटिफिकली आपको बताना चाहिए कि हाँ ये टिपिंग पॉइंट है, इस तक पहुंचे तो वापस नहीं है, कोई वापसी नहीं है। क्या कह रहे हैं? द टर्म शुड नॉट बी यूज कैजुअली, इट शुड बी साइंटिफिकली डिफाइंड। सबसे पहले साइंटिफिक डेफिनेशन की जरूरत है कि टिपिंग पॉइंट कहेंगे किसको। इट शुड नॉट क्रिएट अननेसेसरी फियर, ये नहीं कि आप हर एक क्लाइमेट चेंज को टिपिंग पॉइंट कह दो। हर एक क्लाइमेट चेंज टिपिंग पॉइंट नहीं होता, ऐसा इंडिया का कहना है। साइंटिफिक अनसर्टेनिटी मस्ट बी क्लियरली कम्युनिकेटेड, अगर कोई साइंटिफिक अनसर्टेनिटी है तो उसको बताना चाहिए दुनिया को। इट शुड नॉट ओवर सिंप्लीफाई क्लाइमेट साइंस, क्लाइमेट साइंस बड़ा कॉम्प्लेक्स है, एक दूसरी चीजें कनेक्टेड है। अगर हम आइस मेल्टिंग की बात कर रहे हैं तो आइस मेल्ट, जो अटलांटिक की आइस मेल्ट होती है उससे हमारे यहाँ मानसून के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उससे अमेजोन रेन फॉरेस्ट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है। अब अमेजोन रेन फॉरेस्ट में मिनरल्स कहां से पहुंचते हैं? सहारा डेजर्ट से। हाँ, नहीं पता? हवाएं चलती हैं यहाँ से, हवाएं चलती हैं। अच्छा, यहाँ पर बारिश तो ज्यादा होती है लेकिन मिनरल्स नहीं है जमीन के अंदर, वो मिनरल्स आते हैं वहां से।
हवाएं चलती हैं और रेत को लेके आती हैं और यहाँ पर सेटल करती हैं अमेज़न पे। तब यहाँ पे तो पूरी दुनिया की ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि पूरी दुनिया की जो इकोलॉजी है वो आपस में एक-दूसरे से कनेक्टेड है, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो उसको ओवर सिंप्लीफाई करके हर चीज़ को टिपिंग पॉइंट नहीं बोल देना चाहिए। ये भी टिपिंग पॉइंट है, वो भी टिपिंग पॉइंट है। क्यों? ऐसा इंडिया क्यों कह रहा है? क्योंकि भाई डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, यूएस है, ये कंट्रीज़ क्या है डेवलपमेंट कर चुकी हैं अपने किसके नाम पे? किसका खर्चा करके? क्लाइमेट को चेंज करके, यानी कि इकोलॉजी खर्च करके। पैसे का खर्चा नहीं है, खर्चा इकोलॉजी का है। क्लाइमेट का जो कार्बन उत्सर्जन, जो कार्बन एमिशन उन्होंने करा अपने डेवलपमेंट करने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, वो खर्चा असली खर्चा है। उसके लिए क्या कहते हैं हम लोग कि सीबीडीआर होना चाहिए, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए कि भाई तुमने खर्चा कर लिया, तुमने क्लाइमेट खराब कर दिया, अब हम भी तो डेवलपमेंट करेंगे, तो हमें टेक्नोलॉजी दे दो, पैसा दे दो। हम नहीं करेंगे क्लाइमेट चेंज को रोकने की कोशिश करेंगे। अब पेरिस एग्रीमेंट के अंदर 1.5 डिग्री के नीचे रोकने की बात है, तो वो 1.5 डिग्री अगर बढ़ गया टेम्परेचर, तो ये नहीं है कि टिपिंग पॉइंट है वो। ऐसा नहीं कह सकते कि वो टिपिंग पॉइंट है। अब 1.5 डिग्री अगर बढ़ गया दुनिया का टेम्परेचर, तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, अब कुछ नहीं बच सकता। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इंडिया का यही कहना है कि हर बात पे डराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो यूरोप का क्या आर्गुमेंट है। यूरोप का आर्गुमेंट है कि कॉलिंग फॉर टू मच कॉशन मे डिले क्लाइमेट एक्शन। अब साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस के अंदर पढ़ के टिपिंग पॉइंट को डिफाइन करने के पीछे इन सब कॉम्प्लेक्सिटीज में फंस के कहीं ऐसा ना हो कि हम क्लाइमेट एक्शन लेने में देर कर दें। इट मे वीकन ग्लोबल अर्जेंसी, इट मे बी सीन एज ऑब्स्ट्रक्शन। तो उसका ये आर्गुमेंट है। तो डिबेट चलिए वहां पर साइंटिफिक कॉशन और क्लाइमेट अर्जेंसी के बीच में। तो साइंटिफिक कॉशन हमारा कंट्री कह रहा है और क्लाइमेट अर्जेंसी वो कह रहे हैं, ठीक है ना, जो डेवलपमेंट कर चुके हैं। क्योंकि हमने डेवलपमेंट नहीं किया तो हमको डेवलपमेंट करना है, इसलिए कह रहे हैं कि भाई पहले साइंटिफिक बैकिंग तो दो। 1.5 डिग्री टिपिंग पॉइंट नहीं है। इंडिया के लिए मैटर क्यों करता है? क्योंकि इंडिया के अंदर हीट वेव्स, मानसून अभी इरेटिक मानसून चल रहा है, मतलब मानसून आ ही नहीं रहा ढंग से, है ना। हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, ड्रॉट, सूखा भी पड़ रहा है और बाढ़ भी आ रही है। कहीं सूखा है तो कहीं बाढ़ है। और साइक्लोन्स, अभी साइक्लोन्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। सी लेवल बढ़ेगा तो हमारे जो कोस्टल सिटीज हैं उनके ऊपर खतरा है। एग्रीकल्चर स्ट्रेस में है, तो ये सब, इन सब का इफेक्ट हमारे ऊपर ही सबसे ज्यादा पड़ रहा है ना। तो डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया आर्ग्यू दैट क्लाइमेट नेगोशिएशन शुड कंसीडर हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, इक्विटी, सीबीडीआर, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसके अंदर क्लाइमेट फाइनेंस उनको करना है। पैसा कौन देगा क्लाइमेट फाइनेंसिंग का? डेवलप्ड कंट्रीज, जिन्होंने हलवा खा लिया। हलवे वाली कहानी तो सबको याद रहती है ना, जिन्होंने हलवा खा लिया, बड़े भाई ने हलवा खा लिया, अब छोटे भाई को कौन देगा पैसे चॉकलेट के? बड़ा भाई देगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कौन करेगा? बड़ा भाई करेगा। एडेप्टेशन सपोर्ट कौन करेगा? बड़ा भाई करेगा। डेवलपमेंट नीड ऑफ ग्लोबल साउथ कौन ध्यान रखेगा? बड़ा भाई ध्यान रखेगा। तो ग्लोबल साउथ के अंदर भी यहाँ पर जो डेवलपमेंट होना है उसके लिए भी ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसराइल वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसके अंदर भी ग्लोबल साउथ का कंसर्न एक था, जो पॉइंट हमने छोड़ दिया डिस्कशन के अंदर, कि ग्लोबल साउथ जो है वो मोस्टली, जितना भी ग्लोबल साउथ है वो मोस्टली फिलिस्तीन की साइड रहता है, टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करता है। और अगर हम बहुत ज्यादा टिल्ट हो जाते हैं इसराइल की तरफ, तो ग्लोबल साउथ के रिप्रेजेंटेशन को भी हम लोग, क्योंकि इंडिया क्या है, इंडिया ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेटिव है, वॉइस है ग्लोबल साउथ की। क्योंकि चाइना भले ही हमसे ज्यादा डेवलप्ड होगा, पावरफुल होगा, लेकिन इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हम बोलते हैं, तो इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। तो इसलिए ग्लोबल साउथ की वॉइस कौन है? इंडिया है, ठीक है। तो उसको भी, जो ग्लोबल साउथ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उसको भी ग्लोबल साउथ के साथ रिश्ते बनाने में हमको दिक्कत हो सकती है अगर हम इसराइल की तरफ बहुत ज्यादा टिल्टेड रहे तो। बैलेंस बना के चल रहा है, और बैलेंस बना के ही चल रहे हैं हम लोग। हालांकि आर्टिकल लिखने वाले तो लिखते हैं, हम लोग देखते हैं न्यूज के अंदर क्या क्या चीजें आती है। हालांकि इस वॉर के अंदर हमने देखा कि हम लोग बहुत ज्यादा इसराइल की तरफ टिल्टेड है, यूएस की तरफ टिल्टेड है, बात सही है। आर्टिकल में जो कह रहे हैं वो ठीक बात कह रहे हैं,
लेकिन स्ट्रेटेजिकली हम लोग अभी तक हमने कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं लिया है, तो स्ट्रेटेजिकली हम लोग उनका साथ दे रहे थे, लेकिन जैसे ही हम लोगों को मौका मिलेगा हम लोग ईरान का भी साथ देंगे, यूएई का भी देंगे, तो जैसा मौका वैसा काम, इसी को बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ठीक है।